टर्बुलेंट टाइम जो अब कीवर्ड है, ये क्या चीज़ होती है? पाकिस्तान में हम हमेशा हालत जंग में जैसे हम कहते रहते हैं, घर से बाहर निकलते हुए आज भी वही मसाइल हैं, तो हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं, बाहर के मुल्क ग्लोबली बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादातर ड्रॉप आउट्स ही हैं कॉलेज के या यूनिवर्सिटीज़ के। शायद जब मैं छोटा था तब भी पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा था, आज मैं बड़ा हो गया हूँ तब भी पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। सारे अच्छे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स अगर रिसेंट देखेंगे ना तो ज़्यादातर स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं। आगे की दुनिया तो बड़ी स्कैरी भी लग रही है। मैं कहता हूँ जेनजीज को हायर ही नहीं करना चाहिए। आज का बच्चा जल्दी उठना नहीं चाहता है, वो चाहता है वो देर से उठे। लेकिन हमारा जो माइंड सेट होता है ना एक कि यार ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मैं नहीं चेंज कर सकता, जो आ रहा है वो अपने आप को चेंज करे। आज से 10 साल के बाद 70% जेनजी ही काम कर रहे होंगे जो आराम से स्किल सीख सकते हैं, तो वो अपने टैलेंट को कैसे मैनेज करेंगे? गूगल और ये बहुत सारी कंपनीज ये डिग्रीज को अब इतना ज़्यादा वो देख ही नहीं रही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टर्बुलेंट टाइम एंड फ्यूचर रिवॉर्ड से रिलेटेड है। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो काशिफ शमीम हैं, डायरेक्टर ऑफ HR हैं, सर्टिफाइड कोच बाय गोल्ड स्मिथ, मार्शल गोल्ड स्मिथ। 20 ईयर ऑफ प्लस एक्सपीरियंस है इनका मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं और एजुकेट भी कर रहे हैं। एक और बात, मेरे 3.5 लाख से ज़्यादा व्यू हैं लेकिन इतने सब्सक्राइबर नहीं। आप ये चाहते हैं मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, थैंक यू फॉर योर ज्वाइनिंग सर। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है ना, वो टर्बुलेंट टाइम जो अब कीवर्ड है, ये क्या चीज़ होती है? अच्छा, इंटरेस्टिंगली तहसीन, टर्बुलेंट टाइम हमेशा जब भी हम बात करते हैं तो ग्लोबली इसको अगर इस तरह से देखा जाए ना तो देर आर फेजेस जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी या जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो क्रैश करती हैं। एक सर्टेन टाइम के बाद एक रिसेशन आता है 6 to 7 years 8 years। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम हमेशा हालत जंग में जैसे हम कहते रहते हैं, और टर्बुलेंट टाइम यहाँ पे हमेशा ही रहता है। तो शायद हम उसके लिए हमेशा तैयार ही होते हैं और हमेशा तैयार ही रहते हैं। तो टर्बुलेंट टाइम पाकिस्तान में तो ऐसा कभी भी नहीं गुजरा कि शायद कभी कोई 2-3 साल का ऐसा एक पीरियड आया हो जहाँ पे हमें लगता हो कि यार वी आर वेरी मच सेटल्ड एज एन इकॉनमी, एज ए नेशन। क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है यहाँ पे, इकोनॉमिक डाउन टर्न है, चीज़ें हैं, इन्फ्लेशन है, तो वो इट इज़ एक्चुअली गोइंग अप एंड अप एंड अप। तो हम तो हमेशा इसमें रहते हैं। वो हम ये सुनते हैं ना वो कि एक मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, वो मुश्किल हालात नहीं निकल के दे रहे। इज़ दिस रिलेटेड टू दिस कीवर्ड टर्बुलेंट टाइम? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन वहाँ तो जैसे US में जैसे आपने बताया ना मुझे, इकोनॉमिक्स होती है कि स्टॉक मार्केट क्रैश होती है एवरी 5 year, आई थिंक समथिंग 3 year 5 year और 7 year के 5 to 7 years, yes। तो लेकिन यहाँ तो क्रैश ही हुआ है। तो यहाँ या तो क्रैश है या क्रैश लैंडिंग है, तो कुछ भी है। दूसरा ये कि वो शायद एक गाने में भी शहजाद रॉय ने कहा था ना कि हमेशा जब मैं छोटा था तब भी पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा था, आज मैं बड़ा हो गया हूँ तब भी पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। और उस गाने को भी शायद 20 साल हो गए, तो अब वो शायद बुढ़ापे की तरफ भी जा रहे होंगे, तो अब भी नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो हम तो हमेशा नाजुक दौर में ही रहे। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपने कि टर्बुलेंट टाइम से हमें क्या एक्टिविटी करनी चाहिए? एग्जैक्टली द थिंग कि हमारी यूथ भी है, लोग भी हैं, और वो घर से बाहर निकलते हुए आज भी वही मसाइल हैं, मोबाइल के मसाइल हैं, तो हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? अच्छा, प्रिपरेशन वाइज तो ऑब्वियसली हम एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी बड़े अकस्टम्ड हैं कि हमें अब तो पूरा पता ही है कि हमें किस तरह से अपने आप को ना मैनेज करना है इन टर्बुलेंट टाइम्स में। राइट फ्रॉम द वर्ड गो, यानी कि जब आप सुबह उठते हैं और जब आप ऑफिस जाते हैं और फिर आप या अपने काम पे जाते हैं, बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, और उसके बाद जब आप वापस आते हैं तो हर वक्त आपने एजाइल ही रहना है, आपने एजिलिटी दिखानी है, आपने बड़ी कॉशियस अप्रोच के साथ चलना है, क्योंकि जिस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा फाइनेंशियली या अपनी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बात करें तो उसमें बहुत सारी मॉडर्न ट्रेंड्स या आपको जो है ना लेटेस्ट ट्रेंड्स अपनाने चाहिए व्हेन इट कम्स टू सेविंग, व्हेन इट्स कम टू बिल्ड योर कैपेसिटी। आपकी जो लर्निंग की जो कैपेसिटी होती है, आपकी जो प्रोफाइलिंग होती है, आपने हर वक्त अपने आप को अप टू डेट रखना है, क्योंकि इतना सारा कुछ चेंज हो रहा है। और एक ज़बरदस्त टॉपिक, अभी मैं नाम लूँगा तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, AI।
हाँ। तो एआई जिस तरह से हर दिन एक नया सरप्राइज हमें दे रहा है, और आगे की दुनिया तो बड़ी स्कैरी भी लग रही है। अच्छा, मुझे पता क्यों लगा, मैं एआई पे नहीं गया था, मुझे लगा था कि हम सुबह उठते हैं तो मैंने कहा शायद आप बोलने लाइट नहीं होगी, फिर हम बाहर निकलते हैं तो फिर हालात ख़राब होते हैं, पेट्रोल, तो वो मुझे सारा ऐसा कुछ लगा- भी है। वो मतलब मुझे ऐसा लगा जब शायद अगर उस वक्त बिजली drive नहीं है, कर- बिजली नहीं है तो यूपीएस है, हाँ। यूपीएस नहीं है तो सोलर है, वरना जनरेटर है, तो कुछ आप ना कुछ टैलेंट है। साइड पर आ गए इस शिट की, आपने कहा कि वो लाइट नहीं है तो यूपीएस लगा लें या सोलर लगा लें। तो अभी हम मूव करेंगे टैलेंट की साइड पे, हम वाले क्राइसिस को मैनेज नहीं करेंगे कि लाइट नहीं है तो आप यूपीएस लगा लें। पर अगर हमारे पास इस तरह का टाइम है तो एज अ, यानी कि जो एज हम ले लेते हैं 20 to 40 के अराउंड में, जो आराम से स्किल सीख सकते हैं, तो वो अपने टैलेंट को कैसे मैनेज करेंगे, मतलब अपने टैलेंट को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं? अच्छा, आजकल के दौर में तहसीन, आई थिंक हम लोग जिस एरा में थे, हम दोनों मोर लेस हम सेम ही एज के होंगे, एज ग्रुप के, तो उस दौर में भी एक्सक्यूजेस नहीं थे, क्योंकि इंटरनेट था, गूगल सब कुछ था। लेकिन आज का जो नौजवान कह लें, बच्चा कह लें, जो जेन जीज जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, जो लोग 96 के बाद पैदा हुए हैं, अच्छा 96 के बाद भी अगर कोई पैदा हुआ है ना, तो आज की तारीख में वो मैक्सिमम मतलब 27-28 साल का तो बच्चा होगा, उससे कम का भी हो सकता है जो 2000 में पैदा हुआ, something around 2002 में पैदा हुआ। लेकिन 26-27 साल का बच्चा जो जॉब भी कर रहा होगा, और उसके पास वो सारे गैजेट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल होंगी। यानी कि जो गूगल ने और जो एआई ने जो लेवल प्लेइंग फील्ड कर दी ना हर के लिए, तो कोई एक्सक्यूज़ बचा नहीं कि मैं ये लर्निंग ये ले नहीं सकता, या इस बात का ऐसा क्या होगा। आप घर में अक्सर देखते होंगे वो चीज़ें जो आपको नहीं पता होती हैं, वो आपके बच्चों को ज़रूर पता होती हैं। ऑनलाइन टिकट्स कैसे बुक करनी है। मैं एक किसी जगह पे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे मुझसे थोड़े से बड़े प्रोफाइल के लोग बैठे हुए थे एज वाइज, तो वो बता रहे थे कि यार ऑनलाइन ट्रेन की टिकट्स बुक करनी थी यूरोप की, तो हमारे बच्चों ने तो यहीं से बैठे बैठे कर दिया सारा कुछ, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो अब वो एक्सक्यूज़ेस ख़त्म हो गए। आज का बच्चा पहले से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड है, और अच्छा उसके लर्निंग के वेज एंड मीन्स डिफरेंट है। हम हमेशा क्योंकि अपनी यार्ड स्टिक से मेजर करते हैं, तो आप ये सुनते हुए ज़रूर आएंगे यार आज का बच्चा उतना पोटेंशियल नहीं है, या उतनी मेहनत नहीं करता है, या उसको ज़रूरत नहीं है मेहनत करने की, वो नेचुरली गिफ्टेड टैलेंटेड है, जो बहुत सारी चीज़ें जो हमने 40 साल की उम्र में सीखी हैं, वो उसने 10, 12, 15 साल में सीख ली हैं। आज का बच्चा मुख्तलिफ है, और वो टैलेंट के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आराम से सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, एवरीथिंग इज़ आप घर से बैठ के ग्रोसरी करते हैं। आजकल हमारा जाना भी कम हो गया सबका, ऐसा ही सही है। हम घर से बैठे बैठे चाहे बाइकिया करें, फूड पांडा करें, क्रेव मार्ट करें, कोई भी चीज़ करें, हम सारा कुछ ऑनलाइन करते हैं। फीसेस ऑनलाइन जमा हो रही हैं, बिल्स ऑनलाइन जमा हो रहे हैं, बैंक्स की एप्स ऐसी आ गई हैं कि खुद रिमाइंडर आता है, आप यूटिलिटीज़ भर देते हैं। तो लिटरली वो जो फिजिकल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट था, और जो हमारे जहन में था ना कि जब तक यूटिलिटी के बिल पे ठप्पा नहीं लगता था तो हमें तसल्ली नहीं होती थी, सकून नहीं आता था इनफैक्ट, तो वो एक्चुअली इट हैज़ बीन चेंज्ड। अच्छा, इसमें था कि हमें कौन कौन सी चीज़ें जो टैलेंट यानी कि आसान कर दो, टैलेंट मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है, उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि कोई फीडबैक आपका है। अच्छा, एक्चुअली टैलेंट मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि टैलेंट मैनेजमेंट कहते किसे हैं, और बेसिकली इसकी आसान अल्फाज में ये है कि आपका जो वर्क फोर्स है, जो टैलेंट का जो पूरा गेम है, उसको मैनेज करना, तो उसको मैनेज करना, उसको रिटेन करना। तो इसमें एक्चुअली होता ये है कि किसी भी कंपनी की सक्सेस जो है वो दो चीज़ों से होती है, पहले तो लोग और दूसरे सिस्टम्स, राइट। ठीक है। तो जिसको हमेशा लोग कहते हैं ना कि पीपल आर द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ एनी कंपनी। तो लोग जहाँ पे अच्छे होते हैं, जहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलता है, वो लोगों से मिलता है। तो हर कंपनी की ऑब्वियसली ख्वाहिश होती है, या उसकी एक कोशिश होती है कि टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट, एंड आफ्टर अट्रैक्टिंग द बेस्ट टैलेंट दे हैव टू रिटेन दैट टैलेंट, और उसको नर्चर करें विद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और उनका करियर प्रोग्रेस करें। और इसी तरह से जब उनका करियर प्रोग्रेस होगा तैसे तो ऑब्वियसली यार ऑर्गेनाइजेशन भी आगे जाएगी। तो ये जो तीन चीज़ है ना, अट्रैक्टिंग, रिटेनिंग और फिर नर्चरिंग, तो इसमें ये तीनों फेज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब कंपनीज़ ट्रेडिशनली मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कोशिश करती थी कि टैलेंट को हम जो है ना अट्रैक्ट करते रहें, रिटेन करते रहें, लेकिन उसमें देखो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये देखोगे कि चेंजेस भी आती गई हैं। कि पहले ये कॉन्सेप्ट था, जैसे हमारे जो फोर फादर्स और फादर जिस तरह की उन्होंने जॉब्स की, वो यही की ना कि एक जगह जहाँ पे जॉब की 20-25 पर 2.5 साल वहीं जॉब की, जिंदगी वहीं गुजार दी ना पूरा, मतलब पूरा एक किस्सा, मतलब निफ सदी का किस्से वाली मिसाल हो गई कि 2-4 बरस की बात नहीं। तो
अच्छा, आज के दौर में अगर आप उन्हीं लोगों के सामने आपके जो बच्चे या नेफ्यू वगैरह जो कहीं जॉब चेंज करते हुए नज़र आएंगे ना, तो वो बड़े नाराज़ होंगे। जैसे आजकल तो ये होता है ना कि ऑब्वियसली एज एन HR प्रोफेशनल जब मैं भी किसी का इंटरव्यू करता हूँ और उसके 4 साल में 4 जॉब्स देखता हूँ, तो मैं भी पहला सवाल ये करता हूँ कि भाई सिर्फ 4 स्विचेस हैं 4 साल में। साइकेस्टिकली हम पूछते हैं तो वो कहते हैं नहीं ये रीज़न था, वो रीज़न था। और अच्छा, दे हैव ऑल दी जस्टिफिकेशंस इन ऑफ द कफ, उनको सब पता हो, मतलब उनके पास होता है कि मैंने इसलिए छोड़ा, मुझसे ये मसला हुआ, वहाँ ये हुआ। अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया, लेकिन जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती थी कंपनीज़ की वो ये होती थी कि यार अट्रैक्ट करना है उनको, और उनको फिर जो है ना अपने सक्सेशन प्लानिंग में डालना है, उनको कंपनी के अंदर ऐसा कल्चर क्रिएट करना है जहाँ पे प्रोमोट फ्रॉम विद इन का कल्चर हो, कि यानी कि रैंक्स में ही लोग प्रमोट हो रहे हों, बाहर से कोई पोजीशन को फिल करने के लिए नहीं आएगा। तो इस तरह से और कंपनी के एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ वो सारी चीज़ें उनको मिल जाती थी। ट्रेनिंग अट्रैक्ट कैसे करें, मतलब कंपनी अगर देखें तो आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि पर्सनल ब्रांडिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो ड्राइव होके जा रहा है एज़ कम्पेयर टू कंपनी। पहले हम कोशिश होता था, अगर पुरानी बात करें तो कंपनी अपने आप को ब्रांड करती थी इंस्टेड के पर पर्सन पे, लेकिन अभी जो जितने भी कंपनीज में देख रहा हूँ वो पर्सनल ब्रांडिंग पे जा रही है। इज़ इट द वे कि अब वो इसी तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये क्या सही है आपकी नज़र में? एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू अट्रैक्टिंग एनी टैलेंट, तो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। पर बिफोर दैट ऐसा नहीं था। अगर कभी देखें तो मैं किसी भी गुल अहमद की कंपनी के CEO का नाम नहीं पता होगा, कुछ पता ही नहीं होता कि कौन है। पर अब भी तो वही वाली बात हो गई ना तहसीन, देखिए ना वेज और मीन्स चेंज हो गए ना, कि अब थ्रू लिंक्डइन, थ्रू प्रोफाइलिंग, बहुत सारी और सोशल प्लेटफॉर्म्स की वजह से अब सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सरफेस पे आ गई हैं, हर एक को दूसरे का पता है, राइट। अच्छा, कुछ लोगों को ब्रांडिंग का शौक़ भी होता है करने का, कि वो कोई भी इवेंट अटेंड करके आते हैं तो वो पिक्चर्स लगाते हैं बहुत सारी जगहों पे फ्रेंड्स के साथ। पुराने नहीं लगा रहे अभी भी, अगर मैंने देखा है। यही तो भी चैलेंज आ रहा है। अगर आप भी तो पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, मैं खाली पता नहीं कर रहे हैं, पर चैनल चला रहे हैं, तो एक ये चैलेंज है मेरे साथ। चले हम जैसे अपनी बात करूं तो बहुत ज़्यादा पिक्चर्स लिंक्डइन वगैरह पे तो मैं इतनी करता नहीं हूँ, बहुत ही मेरी पोस्ट कम होती हैं, अगर होती भी हैं तो वो थोड़ी सी एकेडमिक रिलेटेड या कुछ इस तरह की होती हैं, कुछ फाइंडिंग्स रिलेटेड होती हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अब एक्चुअली सिनेरियो इतना चेंज हो गया है ना कि एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, हर एक बंदे को पता है कि दूसरी कंपनी का कल्चर कैसा है। आप जब तक अगर आपका कल्चर अच्छा है आपकी कंपनी का, तो यू हैव टू एग्जिबिट थ्रू सोशल मीडिया कि आप ये सारी चीज़ें करते हैं। इस तरह से लोग अट्रैक्ट होते हैं। अदरवाइज़ आजकल एक जो ग्रेजुएट होता है ना, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी की कंपनी भी चूज़ करने का राइट रखता है कि मुझे इसमें जाना है, इसमें नहीं जाना है। और इसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं यार, मतलब इफ़ यू आर नॉट फ्लेक्सिबल एज अ कंपनी, तो नया बच्चा आज का जो होगा ग्रेजुएट, वो शायद नहीं आएगा अनटिल अनलेस भले वो कितनी बड़ी कंपनी हो उसका। और यही शायद चैलेंज है। अभी मैंने देखा जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी चली, उनके लिंक्डइन प्रॉपर नहीं है। इवन मेरे साथ खुद भी मसला है कि अगर मैं उनको पॉडकास्ट पे बुला भी लूँ ना, तो उनके फॉलोअर्स नहीं हैं। तो मेरी टीम कहती है सर इसको बुलाने का फ़ायदा। बोलते यार इसका इतना बड़ा प्रोफाइल है, पूरा इतने लोगों को मैनेज कर रहा है, कहते हैं उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इज़ इट समथिंग आपके HR में, मैं क्यों आपसे सवाल कर रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट हमारा भी क्लियर हो, और हो सकता है लोगों को भी मसला हो, ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। तो पहले कंपनी देखी जाती थी, देन हम पर्सन को तो हमें पता ही नहीं होता कि CEO कौन है पर समथिंग। बट अभी ये जब HR आप रिक्रूट कर रहे थे ना HR, तो व्हाट डू यू थिंक कि एम्प्लॉयर जो है वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे आना चाहिए उसको लाजमी, या फिर इज नाउ जब से AI आया है, या आप जिसको कह रहे हैं, जिसके हम कहते हैं कि पास्ट कोविड आपने एक अल्फाज दिया है ना, तो उसके बाद से इसकी इंपॉर्टेंस हो गई है? असल में पोस्ट कोविड इतने चेंजेस आएंगे ना जैसे, वो तो बाय चॉइस हमारे कल्चर में आई नहीं है, वो बाय फोर्स आई हैं, सही है ना, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि कोविड ने बड़े हार्ड लेसन्स दे दिए हैं हमें, हम एज अ नेशन भी और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को भी। तो जिसमें वर्चुअल, डिजिटल, ये सारी चीज़ें, अब आप ये देखो कि चाहे वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही हो, कोविड के बाद हमारी जो एज अ नेशन, एज अ कंट्री, हम डिजिटल काफ़ी बेहतर डिजिटलाइज होते चले जा रहे हैं। वो मीटिंग्स जिसके लिए हम बाय ट्रैवल ज़्यादातर करते थे, अब वो हम जूम पे करते हैं, हम गूगल पे करते हैं, मीट पे करते हैं।
तो नंबर ऑफ़ ये सारी चीज़ें भी बड़ी जो है ना चेंज हो गई। दूसरा ये है कि जैसे आपने अभी कहा ना कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, लेकिन अगर वो टैलेंट के हवाले से लोग उनमें जाना नहीं चाहते, उसका रीज़न है आप सारे अच्छे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स अगर रिसेंट देखेंगे ना तो ज़्यादातर स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं, और इस तरह की कंपनीज़ जो बहुत बड़ी वॉल्यूम वाइज तो नहीं है, लेकिन उनमें पोटेंशियल है बड़ी कंपनीज़ बनने का, और जहाँ पे फ्लेक्सिटी है, ऑटोनॉमी है, जहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी से अपना टाइम चूज़ कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस को ये देखना होगा कि वो कितने एजाइल और कितने फ्लेक्सिबल हैं इन टर्म्स ऑफ द वर्किंग आवर्स, द पैकेज, द रेम्यूनरेशन एंड एवरीथिंग। तभी लोग उसमें, अब मैं अगर अपने कुछ करीबी लोगों की बात बताऊँ, अपने फैमिली के अंदर जो हमारे नेफ्यूज़ वगैरह हैं, वो ज़्यादातर उन कंपनीज़ को पसंद करते हैं काम करना जहाँ पे टाइमिंग्स हों, लेट से दोपहर 12-1 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक। तो आज का बच्चा जल्दी उठना नहीं चाहता है, वो चाहता है वो देर से उठे, राइट? या अगर कोई टाइमिंग ऐसे भी होती है जिसमें शाम 5 बजे से रात के 2 बजे तक अमेरिका के सॉफ्टवेयर हाउस के साथ आपकी टाइमिंग सिंक है, या रीजन में किसी के साथ सिंक है, तो वो इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस है उनकी कि। और आजकल आप देख रहे होंगे कि कितनी बिल्डिंग्स जहाँ पे पूरी कमर्शियल जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें कितने ऑफिस 24/7 रन कर रहे होते हैं, चाहे तो पूरा कस्टमर सर्विस यहाँ से रन हो रहा होता है, अमेरिका या यूरोप का किसी का भी, या कनाडा का, या सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। तो इन्हीं अभी पिछले 4-5 सालों में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने भी जो इतना बूम लिया है वो इसी वजह से ही लिया है। और उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरे करने के लिए आपको जेनजीज और ये जो नए जो बच्चे हैं ना ये चाहिए, और इनके हिसाब से आपने अपनी चीज़ों को डिज़ाइन भी करना है। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ा इख्तलाफ है ना, देखिए इख्तलाफ है तो हो सकता है। मैं कहता हूँ जेनजीज को हायर ही नहीं करना चाहिए, इनका जो लॉन्ग टर्म है ना वो 3 महीने है। इज इट राइट? क्योंकि आप तो एचआर में हैं, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, पर मेरा भी जो है ना सिनेरियो पॉडकास्ट करने का ऐसा हुआ है कि सही है कि इनको हायर ही नहीं करना, क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म ही 3 महीने है। सही है, नहीं हायर करें आप, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन चले मैं और आप हायर नहीं करेंगे, कोई दूसरा हायर कर लेगा। लेकिन क्यों ये इज इट राइट कि इनका लॉन्ग टर्म ही 3 महीने है? हाँ, 3 महीने तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि शॉर्टर स्पैन है, बिल्कुल इसमें कोई नहीं है। देखें थोड़ा सा ना, मैं और आप क्योंकि असल में हमने दोनों, अगर इसको थोड़ा सी गाड़ी उर्दू में बोले, दोनों अदवार देख लिए हैं हमने, दोनों, वो वाला दौर भी देखा है, ये वाला दौर भी देखा है। और वो वाला दौर से मुराद ये है कि जहाँ पे लॉयल्टी कम्स फर्स्ट, कि आपने 10-15 साल कंपनी छोड़ना तो मतलब ऐसे होता था कि यार बहुत बड़ा कोई, आप सोचते थे कि यार मैं कैसे बताऊंगा इनको कि मैं कंपनी छोड़, हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती थी अगर देखा कम होती थी ना। तो और एक कंपनी वाले लोग हैं, किसी ने पूरी ज़िंदगी हबीब बैंक में काम किया, किसी ने पूरी ज़िंदगी PIA में काम किया, किसी ने पूरी ज़िंदगी रेलवे में काम किया, ऐसे ही था ना, किसी ने पूरी ज़िंदगी सुबार्को में काम किया। कम हमारे से जो ऊपर की एज के उनका अगर आप देखेंगे जो 45 कम है, लेकिन अभी भी हैं। देयर इज एक्चुअली no harm in working long term in a company if that particular company is giving you the career growth, a good salary, a very good culture, आपको काम करने की autonomy मिल रही है, and everything you want in your life, everything is given by this company, आप grow भी कर रहे हैं professionally भी और फाइनेंशियली भी, सारी चीज़ें हो रही हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी सारी नीड्स, तो फिर देयर इज़ नो रीज़न कि आप ज़बरदस्ती कंपनी चेंज करें। लेकिन आजकल की मैं जो बात कर रहा था ना जेनजी की, कि मैं और आप अगर नहीं भी हायर करेंगे तो कल को 2034 के अंदर, यानी कि आज से 10 साल के बाद 70% जेनजी ही काम कर रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये एक पॉइंट है। तो देखो ना, कभी वो लोग तो रिटायर होंगे ना एट द एज ऑफ 60। 10 साल के बाद हम लोग खुद अराउंड 50 के पास आ जाएंगे, 50 के प्लस माइनस में होंगे ना 10 साल बाद, और 10 साल तो यूँ गुजरते हैं पता ही नहीं चलता। एग्जैक्टली, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ऑर्गेनाइजेशंस जो आगे की तरफ जाएंगी वो इन्हीं की तरफ जा रही होंगी ना। तो आज से अगर हम ऐसा देखें, एक्चुअली इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ईगो कि हम ये नहीं चेंज कर सकते और वो नहीं चेंज कर सकते। हमें चेंज करने से ज़्यादा ना मोल्ड करना और उसको अमेंड करने की बात करनी चाहिए कि यार अगर ये टाइमिंग है थोड़ा सा फ्लेक्सी भी दे देते हैं, अगर ये पे उसको समझ में नहीं आ रही है तो उसको ये वाला ऑप्शन दे देते हैं। तो अभी जो हम आगे और भी जो रिवॉर्ड्स पे बात करेंगे उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बड़े डिटेल में बताऊंगा कि दुनिया किस तरफ रिवॉर्ड्स के हिसाब से जा रही है। और देखें बहुत सारी चीज़ें चेंज करने से ना आपकी कॉस्ट बढ़ती है, ना शायद आपकी एफिशिएंसी बेहतर ही हो जाए, लेकिन हमारा जो माइंड सेट होता है ना एक, कि यार ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मैं नहीं चेंज कर सकता, जो आ रहा है वो अपने आप को चेंज करे। एक बंदे के लिए तो सही कह रही है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जब उसी तरह के 100 लोग आ जाएंगे तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। राइट, क्योंकि अभी मैंने ये चीज़ से मैंने देखी है कि
आई थिंक कि पूरा का पूरा इनका सिस्टम पूरा चेंज है। तो आई थिंक राइट जो आपका है कि हमारा माइंडसेट का प्रॉब्लम है। दोस्त एज अराउंड 45-50 और 40 के अराउंड में वो कहते हैं कि नहीं 9 बजे आ जा, तो 9 बजे के 1 मिनट, क्योंकि हमारे साथ वो हुआ। तो आई थिंक इज इट आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारा माइंडसेट ही प्रॉब्लम कर रहा है और हम कहते हैं नहीं इससे ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। अब मे बी क्या हमें उसका खर्चा दिख रहा होगा, आई थिंक, क्योंकि 24 घंटे ऑफिस चल रहा है तो हम कहते हैं यार देखो 9 बजे से ऐसे ही चल रहा है, तो शायद हमारी माइंडसेट में प्रॉब्लम है यार। अगर 5 बजे सारे ऑफ कर जाए तो हमारे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। बट देयर इज़ अपॉर्चुनिटी एज वेल कि अगर वो 24 घंटे चल जाए तो आपका क्या जा रहा है। तो अगर वो एम्प्लॉई को फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई और आगे जाके इन्होंने ही चलाना है, तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को ही चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली बात बिल्कुल सही की आपने तहसीन। इसमें देखिए ना कि जो 9 to 6 वाला जो एक मार्जिन होता था हमारे पास कि यार 9 to 6 हमारे बंदे खुश हो गए वो मेरी बात सुन के, वो कहते हैं मेरा माइंडसेट चेंज होना चाहिए। हाँ, मैंने तो, मेरे लेकिन उनको नहीं पता कितना आसान नहीं है ये काम होना प्रैक्टिकली। क्योंकि वो जो हमेशा एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती थी ना कि 9 to 5, या कुछ कंपनीज में कहा जाता था कि वी स्टार्ट एट 9, या एक और जगह कहा जाता था कि आपके ऑफिस टाइमिंग्स क्या हैं, तो लोग कहते थे कि फ्रॉम 9 till it is fine। तो माने वापसी का कोई टाइम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली उसी सिलसिले की जो है ना वो एक एक्सटेंशन है, कह लें आपके वो हैं। बट हैविंग सेड दैट, हमारे पास जब ये जो नई सोच वाले लोग आ रहे होंगे ना, अभी जैसे अपने थोड़े से पहले 5 मिनट पहले ये बात की थी कि यार शॉर्ट टर्म ही इनकी कमिटमेंट है, तो लॉन्ग टर्म पे तो ये जा ही नहीं रहे। तो लॉन्ग टर्म पे कैसे लेके जाएंगे इनको नहीं लेके जाएंगे आप लॉन्ग टर्म पे। नहीं लेके जाएंगे। देखिए ना, अब दुनिया वो उस तरफ भी मूव कर रही है शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। देखो तहसीन, अगर मैं एक काम 6 महीने तक बहुत अच्छा करूँगा आपके साथ, आपके इस स्टूडियो में, और ज़बरदस्त, और उसके बाद मैं बोर हो जाऊँगा, कुछ नया चाहिए। और मैं चाहूँगा कि सही है, मेरी तहसीन से बहुत अच्छी ज़बरदस्त एज अ बॉस मैंने इनके साथ काम किया, अब आई नीड टू यार मूव ऑन। तो रादर देन कि मैं 2 साल के लिए यहाँ पे रहूँ और काम मैं हाफ हार्टेडली करूँ, तो मैं 6 महीने में जो आपको फ़ायदा पहुँचा सकूँगा वो शायद 2 साल में ना पहुँचा सकूँ। तो शॉर्ट टर्म से आपका भी फ़ायदा हो गया, मेरा भी फ़ायदा हो गया। आपने उसी काम के लिए फिर किसी और को रख लिया, उसने उस काम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश की। हाँ, वो उससे अपडेटेड आता है, अपग्रेडेड आएगा ना, और वो भी आएगा 6 to 9 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट पे। आपके पास लोग चेंज तो होते रहेंगे, लेकिन सिस्टम्स आपके स्ट्रांग होते रहेंगे, और आप जितना मैक्सिमम एक बंदे से ये फ़ायदा हासिल कर सकते हैं उसकी क्रिएटिविटी से, और वो खुद भी इंटरेस्टेड है कि मैं अपना बेस्ट शॉट दूँ यार 6 मंथ्स के अंदर, उसके बाद यार मुझे कुछ और करना है भाई, मुझे जल्दी ना 5 साल में ना 8-10 कंपनियों का एक्सपीरियंस चाहिए ताकि मेरे क्लाइंटेल की लिस्ट में ये काम हो। आजकल देखिए ना, आने वाला दौर तो हर बंदा एक एंटरप्रेन्योर होगा, खुद अपना थोड़ा तो काम भी कर रहा होगा। सवाल करने वाला था आपसे, मैं इसको सवाल कुछ करूं? जी मैं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपने कहा ना आने वाला दौर में, मुझे ऐसा लगता है जो पहले मास प्रोडक्शन थी वो ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि अब जो कंपनी लेवल का जिसमें हमारे फादर्स थे, जिसमें उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजार दी, और मुझे ऐसा लगता है कि अब शॉर्ट टर्म ही होंगी कंपनी। जैसे लॉन्ग टर्म जैसे मास प्रोडक्शन होती थी, वो मास प्रोडक्शन होकर ख़त्म होकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज आ जाती थी। अब वो शॉर्ट टर्म में आ जाएंगी, और सारी, जैसे आपने कहा कि स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, और मुझे लगता है आगे जाके सारी यही कंपनीज होंगी। इज इट एज अ HR आपको क्या लगता है कि आगे जाके कंपनीज का इसी तरह से होगा, जिससे पहले एग्जैक्टली पहले कंपनीज ही, अब देखें पर्सनल ब्रांडिंग पे आ गया। मुझे ऐसा लगता है जैसे पहले मास प्रोडक्ट थी, अब स्टार्टअप्स ही रहेंगे, बस वो एक ख़त्म होगा, फिर दूसरा स्टार्टअप आ जाएगा। इज इट बिल्कुल सही है। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पहले तो हर काम के लिए एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता था ना तहसीन, लेकिन अब पिछले आप देखेंगे कि 5-6 सालों से एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स करो ना, क्या ज़रूरत है हम खुद हर चीज़ करें, खुद हर सारे काम करें। इससे आपकी बहुत सारी सेविंग्स भी होती हैं, इससे बहुत सारा आपका हैसल भी कम होता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात होती है कि कंपनीज़ में वो कोर फंक्शंस ही आप रखें जिसकी आप एक्सपर्टीज़ वाले हों, बाकी जो ऑपरेशनल काम है वो आउटसोर्स करें। अच्छा, जब व्हेन इट कम्स टू आउटसोर्सिंग, तो आपके पास मुख्तलिफ कंपनीज़ होती हैं जिनको आप ऑन बोर्ड लेते हैं, अपने पैनल पे लेते हैं, फिर उनमें से जो ना चीज़ें करवाते हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक्स का हो, ट्रैवल्स का हो, एडमिन रिलेटेड हो, क्लीनलीनेस का हो, ऑफिस में हाइजीन का हो, गो ग्रीन ऑफिस का हो, ये सारी चीज़ें आप आउटसोर्स ही कर रहे होते हैं। प्लांटेशन ड्राइव्स हों, चीज़ें हों, बहुत सारी चीज़ें हों। अब के सवाल ये पैदा होता है कि कितना टाइम इसमें लगेगा कि इस तरह से लोग आगे पर्सनल ब्रांडिंग से, मैं तो कहूँगा आने वाले दौर में हर दूसरा बंदा जो है ना वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहेगा। उसका रीज़न ये है कि अब ये बात उनकी समझ में आ गई है और सक्सेस स्टोरीज़ उन्होंने देख ली हैं।
पहले आज से 20 साल पहले अगर मैं और आप MBA करके निकले हैं 22-23 साल पहले, तो हम उस वक्त अगर हमें कोई कहता ना कि छोटा सा कैफ़े खोल लो, तो हमारे लिए बहुत मतलब गाली वाली बात हो जाती, सॉरी। हाँ एग्जैक्टली ऐसे था, गाली कहते हैं है ना, मतलब एक लगता है कि हमें अब्यूज़ कर रहा है कि यार ऐसा ही मतलब मैं खोलूँ यार, मैंने इतनी पढ़ाई की है और वाइट कॉलर, और ये आजकल एक फ़ैशन है। पता है आपको ये बात? मैं 5 साल पहले लम्स एक सीनियर लीडरशिप का कोर्स करने कंपनी ने हमें वहाँ भेजा, 4-5 सीनियर लोगों को ना। तो वहाँ पे हमारे जो गेस्ट स्पीकर सेशंस भी बहुत सारे थे, 4 दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम था। इट वाज अ फैंटास्टिक प्रोग्राम बाय लम्स। तो वहाँ रहते हुए जो बहुत सारे जो टीचर्स थे, जो PhD जिन्होंने किया हुआ है यार, उनके छोटे छोटे बिजनेस भी हैं अपने, और इसी तरह के मॉडर्न कैफ़ेज, कॉफ़ी शॉप्स अच्छी सी। तो एक कल्चर जो, क्योंकि देखें वो सारे भी अमेरिका से ज़्यादातर लोग PhD करके आए हुए हैं, तो जब आप क्या एक्सपोजर होता है ना तहसीन, तो आप जाते हैं, आप दुनिया में देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वहाँ से आप एक अच्छा कल्चर अडॉप्ट करके आते हैं, और वो आपकी अडेप्टेबिलिटी जो होती है वो आपको बहुत सारे डिसीजंस करने में मदद देती है। फिर आप यहाँ आके वही काम करते हैं और आपको देख के दूसरे लोग आपके फुट स्टेप्स को फॉलो करते हैं, और एक जो है ना वो चीज़ चलती चली जाती है, मोमेंटम क्रिएट होता है। बिल्कुल। आजकल आप देखें कि हर दूसरा जो सेलिब्रिटी है उसका या तो ब्रांड है, या उसका कोई परफ्यूम है नाम का, या उसका कोई कॉफ़ी शॉप है, या उसका कोई फूड आउटलेट है। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में भी 1-2 एक्टर्स के मैं देख रहा था कि फूड आउटलेट्स खुले हैं, फूड चेन्स खुली हैं। इट्स प्रीटी गुड, सबको करना चाहिए। इसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी कंपनीज रिक्रूट करेंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एज एन HR मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ, व्हाट डू यू थिंक कि अब वो MBAs को नहीं देखेंगी आगे जाके, जैसे हम लोग होते थे कि यार भाई हम किसी को रिक्रूट कर रहे हैं, हाँ भाई मास्टर्स किया है, PhD किया हुआ है या इंटर किया हुआ है इंग्लिश, तो हम बोलते थे कि ठीक है आप आ जाए। बट राइट नाउ मैं देख रहा था सिनेरियो इज गेटिंग चेंज। हम देखते हैं उसका सोशल प्रोफाइल, उसका लिंक्डइन का प्रोफाइल और उसकी एक्टिविटी, हम उसका नहीं देखते उससे पीछे मैट्रिक किया है, इंटर किया है या नहीं। इज इट समथिंग गोइंग टू बी चेंज एज एन HR? मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि इस तरह से होने जा रहा है ये सब। देखें, डिग्रीज तो आहिस्ता आहिस्ता ना it will be going to, I think, irrelevant. It will going to become irrelevant in all scenarios, except for maybe the technical field और जहाँ पे requirement हो इस तरह की। लेकिन when it comes to head office jobs, marketing, अब देखें ना गूगल और ये बहुत सारी कंपनीज ये डिग्रीज़ को अब इतना ज़्यादा वो देख ही नहीं रही हैं। तो स्किल्स पे ज़्यादा बात हो रही है आप, और स्किल पे, री स्किलिंग पे, अप स्किलिंग पे, कि आप अपने आप को बढ़ाएंगे कैसे। हर जगह के कंपेटिटिव टेस्ट हैं, इंटरव्यूज़ हैं, चीज़ें हैं। तो एक डिग्री है हमारा, क्योंकि देखें थोड़ा सा वही मैं कहूँगा ना कि हम थोड़ा सा डिफरेंट माइंडसेट के हैं, तो हमारे जहन में यार डिग्री की इंपॉर्टेंस है, सब चीज़ें अभी भी वैसी हैं, राइट। आपको एक्सपोजर मिलता है, लेकिन देयर आर सो मेनी अदर कोर्सेज जहाँ पे आप ऑनलाइन चीज़ें करके अपने आप को वेल इक्विप्ड कर सकते हैं उन सारी चीज़ों के साथ। तो आने वाले दौर में ये सारी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता ये फेज़ आउट होती चली जाएंगी मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि बेसिकली तो हमें अच्छा टैलेंट चाहिए होता है ना। तो अच्छा टैलेंट तो तभी मिलेगा ना, वो जेंजी तो बेचारा वो अभी हमें चाहिए AI वाला बंदा, और हम अगर हायर कर लेंगे MBA और उसको खुद भी चलाना नहीं आता, तो मुझे फिर वो लगता है कि इससे बेहतर है कि हम इसी को हायर करें, क्योंकि टूल तो उसी को चलाना आता है ना। ज़्यादा जो अभी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के CEOs हैं, बाहर के मुल्क, ग्लोबली बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादातर ड्रॉप आउट्स ही हैं कॉलेज के या यूनिवर्सिटीज़ के, अगर आप देखें तो। दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो जिसके पास टॉप डिग्री होगी वही टॉप पोजीशन पे होगा। दैट डजंट मीन कि वी आर अंडरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ अ डिग्री, बट इन सम केसेस, इन फैक्ट आने वाले दिनों में इन मोस्ट ऑफ द केसेस डिग्री रेलेवेंट हो जाएंगी। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आपको मतलब ऐसी स्ट्रेटजीज बताएं while we are in the turbulent time, कि आप क्या स्ट्रेटजीज वी शुड हैव। अच्छा, जैसे अभी इसी दौरान हमने बात की कि यार फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी की बड़ी ज़रूरत है इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन में, कि वो कितनी फ्लेक्सिबल हैं इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉई के साथ अपनी पॉलिसीज़ को लेके, चीज़ों को लेके, क्योंकि कंपनीज ने मोल्ड होना होगा एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम, और जो नहीं होंगी फिर उनके पास थोड़े से ओल्ड स्कूल वाले लोग रह जाएंगे, नए लोग आएंगे और चले जाएंगे। क्योंकि जब आप उनको बांधेंगे ना किसी जगह पे, तो बांधने में तो फिर देखें तकलीफ़ तो होती है, जब आप कन्फाइंड करेंगे उनको।
आप उनको अकाउंटेबिलिटी पूरी रखें, सारी चीज़ें पूरी रखें, उनको टूल्स सारी चीज़ें आप इनेबलर सारे दें और अकाउंटेबिलिटी भी वैसी रखें, लेकिन उनको थोड़ा सा स्पेस दें, राइट। तो एक तो ये हो गई कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस में इफ़ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। अच्छा, उसके अलावा डाइवर्सिटी को बड़ा आपने देखना होगा, और डाइवर्सिटी डजेंट मीन्स कि सिर्फ जेंडर डाइवर्सिटी की हम बात करें, डाइवर्सिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, रेस, जेंडर, कलर, एवरीथिंग, जिस तरह से भी आप उसको देख लें। तो इसमें बहुत ज़्यादा रोल हमें प्ले करना होगा। ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी एम्प्लॉई, चाहे वो पुराने ज़माने का हो नए ज़माने का हो। पुराने ज़माने वाले अच्छे कल्चर को चेरिश करते थे, राइट। नए दौर में नया एम्प्लॉई अच्छे कल्चर को वो भी चेरिश करेगा, लेकिन अगर ख़राब कल्चर होता था ना पुराने दौर में, तो एम्प्लॉई बर्दाश्त कर लेते थे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही था। नए इस दौर में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। नो बडी कैन टॉलरेट अ बैड कल्चर। अच्छा, बैड कल्चर की अपनी एक डेफिनेशन है, जहाँ पे चीज़ें उस तरह से ना हो रही हों जैसे एक कॉर्पोरेट कल्चर में होनी चाहिए, जहाँ पे रिस्पेक्ट का एलिमेंट कम हो, जहाँ पे असाइनमेंट्स की कोई स्केजुलिंग ना हो, जहाँ पे सारा कुछ हे वाइट चल रहा हो, जहाँ पे आपको सराई हाथ में ना रहा हो कि हो क्या रहा है या बारात किस तरफ जा रही है, जैसे हम स्लैंग में कहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज का बंदा बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता है बैड कल्चर को। तो गुड कल्चर इज़ ऑलवेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स टू रिटेनिंग एनी गुड एम्प्लॉइज़ या गुड टैलेंट। ये कुछ चीज़ें हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हर दौर में हमारे पास जो कॉम्पनसेशन का एलिमेंट रहा है ना, वो एक मौजूद बहस रहा है या इसका एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा है कि यार सैलरी की वजह से लोग जाते हैं नहीं जाते हैं। अच्छा, इनमें जो अब नंबरिंग की जाती है ना कि यार 1 2 3 4 5 के कौन सा फैक्टर है, तो कभी उसकी रेटिंग पहले तो चौथे पाँचवें नंबर पे होती थी, लेकिन अब क्योंकि इकोनॉमिक रिसेशन, इकोनॉमिक टर्न डाउन, इतनी सारी चीज़ें आ गई ना कि अब इसकी रैंकिंग सेकंड और थर्ड तक आ गई है। तो यू ऑलवेज हैव टू रीथिंक योर रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी कि आप क्या देना चाह रहे हैं, कैसे देना चाह रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट प्ले करती है वो पार्ट। और आखिरी जो है वो है एम्प्लॉय रिकग्निशन और एंगेजमेंट। एम्प्लॉय रिकग्निशन और एंगेजमेंट में ये है कि आप यू हैव टू कीप एंगेज योर ऑल एम्प्लॉयज़ थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़, हेल्दी कॉम्पिटिशन्स, राइट। एक पॉइंट में मिस कर गया, सॉरी, एम्प्लॉय वेलबींग पे बहुत काम हो रहा है आजकल, राइट। चाहे वो फिजिकल वेलबींग हो जिसमें आप जिम विम की बात करें, इंटेलेक्चुअल वेलबींग हो जिसमें आप बुक्स की, सेशंस की और इस तरह के सेशंस या इस तरह के मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो आप प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं। और फिर हो गया आपका एक मेंटल वेलबींग की बात, जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशंस में आजकल तो काउंसलर और मेंटल वेलबींग एक्सपर्ट्स रखे जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स सुनी जाती हैं, आपसे क्योंकि देखिए हर इंसान डिफरेंट है एक दूसरे इंसान से, सही है ना। कोई अकेले में रहना पसंद करता है, कोई झुरमुट में रहना पसंद करता है, दोस्तों में रहना पसंद करता है, कोई साइलोज़ में रहना पसंद करता है। तो उसकी नीड के हिसाब से आपके पास एक मेंटल वेलबींग काउंसलर होना चाहिए। ये 5-6 हैं तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़, लेकिन ये 5-6 स्ट्रैटेजीज़ भी अगर कोई कर ले, जो काफ़ी मुश्किल है कि एक कंपनी में सारी चीज़ें मौजूद हों, तो आई थिंक कि ये अगर हम 5-6 चीज़ें कर लें तो आई थिंक दैट सम्स अप। इसमें हमने कहा सैलरी वाले पॉइंट्स पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि सैलरी आई थिंक सबसे प्रायोरिटी फर्स्ट पे आना चाहिए। आपने कहा 6 में थी, 2 में थी, मुझे ऐसा लगता है शायद सैलरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आजकल के हिसाब से, या नहीं? असल में डिफरेंट सर्वेज में ऐसे डिफरेंट रेटिंग्स होती रही हैं इसकी, कि जैसे फोर्ब्स का सर्वे है तो 2018 के सर्वे में था कि चौथे नंबर पे है, 5वें नंबर पे, 5 में से चौथे नंबर पे था 5 फैक्टर्स में से। 2023 या 22 का सर्वे अभी देखते हैं तो उसमें तीसरे नंबर पे या दूसरे नंबर पे, राइट। तो ये रेटिंग्स आपस में चेंज भी होती हैं ज़िंदगी भर। ऐसा नहीं कि एक रेटिंग रख गई तो अब वो हाँ डेफिनेटली सी बात। अच्छा, पत्थर पे लकीर हो गई, ऐसा नहीं है। पर्सन टू पर्सन भी वेरी करेगा। अगर जेन ज़ी है तो उसको इतने पैसे की नीड ही नहीं है ना इस वक्त। तो नहीं, तो इस पे सही है, इस पे वापस आते हैं। मैं एक्चुअली कह रहा था, देखो हो सकता है कि आपको पैसे की नीड ना हो और मुझे भी ना हो, तो हम 100 में से 2 लोग हैं, राइट। लेकिन 50 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सैलरी को पहली प्रायोरिटी लिखा है, ठीक है। हम दोनों ने किसी और चीज़ को पहली प्रायोरिटी लिखा है। तो जब आप सर्वे करते हैं, एक सैम्पल साइज़ लेते हैं 1000, 10,000, जितने हज़ार लोगों का भी, उसके बाद जब आप उसको एक्सट्रापोलेट करते हैं, आप उसकी जो है वो पूरी डेटा को कंपाइल करते हैं, तो आपको पता चलता है कि यार XYZ फैक्टर जो है ना सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर है किसी एम्प्लॉय का, जिसकी वजह से वो रिटेन होता है। तो
अगर मेरे हिसाब से सैलरी पहला फैक्टर नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि हर एक के हिसाब से हो, लेकिन अगर मैं डेटा की बात करूँ एक ग्लोबल डेटा पे, तो कंपनी का जो कल्चर है ना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि सबसे टॉप पे आना चाहिए और आता है। और मैं भी यही समझाता हूँ कि थोड़ा सा अगर आपने फाइनेंशियल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो कर लें, इस पे ना करें। इफ़ यू आर गेटिंग समवेयर 100K विद अ बैड कल्चर एंड आई एम गेटिंग 80K इन अदर कंपनी, हम दोनों की सेम प्रोफाइल है, सेम जॉब है, सेम रोल है, with a very good culture, with employee engagement activities, so at the end of the day after getting 100K in your account, अच्छा, you सुन will के still आप be unhappy and I will be happy. इसको एक्सप्लेन करें। बैड कल्चर हमारे इन्वायरमेंट में, जो तो कराची पाकिस्तान की अगर बात करो, तो व्हाट डू यू थिंक दिस इज़ द बैड, दीज आर बीइंग हैपन हियर, और दिस इज़ अ गुड। जब मैं इस कंपनी में गया था तो ये इसकी वजह से जब मैंने सर्वे किया, बिकॉज यू हैव एन एक्सपीरियंस इन दैट एचआर, तो आपको आम आदमी की समझ में आया कि हो सकता है मुझे भी ना पता हो दिस इज़ द बैड थिंग हैपनिंग हेयर, दिस इज़ द गुड थिंग। तो आप इसको कोई अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको बताएंगे कि हम क्या गलती कर रहे हैं और क्या कर लेना चाहिए। यार इसमें डेफिनेशन ऑफ गुड कल्चर जिस तरह अभी बात भी की थी ना, मैं कहता हूँ डेफिनेशन छोड़ें, सीधा पॉइंट बताएं कि यार ये करते हैं। यार देखें, गुड कल्चर में स्ट्रेट अगर हम बात करें तो जहाँ पे आपको कुछ कहने की, कुछ सोचने की, कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू या स्टैंस लेने की, किसी चीज़ पे स्टैंड लेने की आपको आज़ादी हो, आपके पास, इफ़ यू हैव द ऑटोनॉमी इन दैट कंपनी, इट काउंट्स एज अ गुड कल्चर। व्हेन इफ़ यू कैन थ्रो योर आइडियाज़ इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, आप कुछ कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं अपने ब्रेन को यूज़ करते हुए, तो it comes under a good culture. Secondly, if you are treating someone with respect and all other employees and your boss and your MDs and your CEOs are treating you well with respect and dignity, it comes under a very good culture. आपको at the end of the day घर जाते हुए ना बोझ महसूस नहीं होगा कि आज मैं कोई बहुत बोझ उतार के जा रहा हूँ। बुरे कंपनीज़ में लोग जो है ना वो बैगेज कैरी करते हुए घर जाते हैं। ये एक फ़र्क होता है कि आप खुश हैं या नहीं खुश हैं। तो अच्छा, अब इस तरह के कल्चर में भी अकाउंटेबिलिटीज़ उतनी ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वहाँ पार्टी चल रही है, ऐसा नहीं है। वहाँ भी अकाउंटेबिलिटीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे हर चीज़ का एक तरीक़ेकार है। जो अगर आप हैप्पी नेशंस जो होती हैं या जहाँ का लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होता है, उन नेशंस की भी आप जब लिस्ट देखेंगे तो उसमें से हैप्पी जो नेशंस हैं उनके लोग भी हैप्पी होते हैं, क्योंकि उनकी चीज़ें वहाँ पे सारी जो है ना वो होती हैं। जितना इंसान खुश रहता है ना उतना वो दिल से और अच्छा काम करता है। हम एक्चुअली बुरे कल्चर में चीज़ ये आती है कि पहले हम काम की बात करते हैं, बाद में इंसान की बात करते हैं। अच्छे कल्चर में पहले इंसान की बात होती है, फिर काम की बात होती है। जब एक इंसान अच्छा होगा, वो खुश होगा, तो वो काम भी अच्छा ही कर लेगा। तो हम एक्चुअली चीज़ को गलत जगह से ना ग्रिप करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। और ऐसे भी तो हो सकता है कि वो आपकी अच्छा एटीट्यूड क्या से मिसयूज़ करें इन्फॉर्मेशन का आपकी। हाँ, कर सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अच्छे कल्चर को वो मिस यूज़ करके मतलब काम अच्छा ना करे या थोड़ा सा लेड बैक हो जाए, स्लो करे। तो देखें, एक अच्छे एनवायरनमेंट में जहाँ पे एवरीबडी इज़ ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू आउट परफॉर्म अदर, वहाँ पे वो सिंगल आउट हो जाएगा ना, फिर उसकी प्रोग्रेशन वैसी नहीं होगी। फिर उसको लगेगा कि यार सब प्रमोट हो रहे हैं, सारे लोग आगे जा रहे हैं करियर, मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी साथ चल रही होगी, तो वो खुद ही फिर जो है ना मिसफिट हो जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा काशिफ भाई, मैं चाहता हूँ कि हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी इन द पर्टिकुलर एरिया? अगर HR की ही बात करें तो आप कैसे आए इस? अच्छा, थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि कभी प्लान नहीं किया था कि HR में आना है। और बैचलर जो था ना मेरा, आपके लिए थोड़ी सी शायद हैरानगी हो कि मेरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बैचलर्स है। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बैचलर्स के साथ साथ ये है कि मैंने 1 साल या 2 साल के करीब जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम भी किया। तो फिर लोग ये पूछते हैं कि यार मतलब कंप्यूटर से एकदम से इस पे आना ये कैसे पॉसिबल हुआ। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास जब मैं वहाँ पे काम कर रहा था, अपनी पहली सॉफ्टवेयर हाउस था मिलेनियम सॉफ्टवेयर के नाम से, तो वहाँ पे हम जिन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे थे वो ज़्यादातर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पेरोल की प्रोडक्ट्स थी। तो वहाँ पे काम करते हुए एक आइडिया हुआ कि यार ये नई फील्ड इमर्ज हो रही है पाकिस्तान में। आई वाज टॉकिंग अबाउट लाइक 2002, 22-23 साल पहले की बात है।
तो बस फिर वो एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर इंग्लैंड जाने का चांस मिला मास्टर्स करने के लिए। तो इनिशियली व्हेन आई वेंट देयर मैं वहाँ पे मोबाइल कंप्यूटिंग और वायरलेस कम्युनिकेशन में ही मास्टर्स करने गया था, लेकिन फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो है वो मास्टर्स कर लिया, वहाँ जाके चेंज करवा लिया अपना जो मास्टर्स है, और फिर 2006 में वापस आ गया और तकरीबन 18 साल हो गए पाकिस्तान में जॉब करते हुए। तो इस तरह से मेरी एक HR की जर्नी स्टार्ट हुई। तो अब बस सवाल फिर कर लेता हूँ मैं, एक ही जगह कर रहे हैं या आप भी छोड़ छोड़ के जाते रहे? अब पुराने मेरे ख्याल से एक ही जगह लगे होंगे। नहीं, बात आपकी सही है। कहते हैं ना कि कुछ अरसे के बाद समझ में आती है कि क्या वो है, और बहुत ज़्यादा कोई इतना मेंटोर करने वाला शायद नहीं था उस वक्त। लेकिन ये है कि पहली जॉब ऑलमोस्ट 1 साल, और उसके बाद 2 जॉब्स और चेंज की, लेकिन 18 साल में 4 जॉब्स हैं। ज़्यादा नहीं है ना वो? ज़्यादा नहीं है। इतना और ज़्यादा करंट ऑर्गेनाइजेशन में तकरीबन मोर देन 10 ईयर्स। क्या चैलेंज आया वेयर यू आर डेवलपिंग योर स्किल इन HR? डेवलपिंग माई स्किल्स इन HR, चैलेंजेस तो ऑब्वियसली बहुत आते हैं, क्योंकि एक टिपिकल माइंडसेट होता है कंप्यूटर इंजीनियर का, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपर का, और एक इंटायरली डिफरेंट माइंडसेट है HR प्रोफेशनल का। तो ये जो गैप था, ये जो गैप या जो जर्नी थी, ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी थी, इसमें काफ़ी ऑब्वियसली लीप्स एंड बाउंड्स आए। कुछ बहुत सारी चीज़ों ने मुझे फ़ायदा भी बहुत पहुंचाया, क्योंकि मेरे IT के स्किल्स बहुत अच्छे थे, तो मुझे काफ़ी चीज़ें ख़ुद से क्रिएट करने में, HR के पोर्टल्स, चीज़ें, डैशबोर्ड्स, मुझे बहुत ईजी शुरू के करियर में बहुत आसानी हुई। नॉर्मली उस टाइम पे इतने ज़्यादा लोग इतने प्रोफिशेंट नहीं होते थे सिस्टम्स में और चीज़ों में। एक तो ये एक फ़ायदा हुआ। दूसरा ये कि जो चैलेंजेस आए वो यही आए कि डिटेल ओरिएंटेशन, पॉलिसीज़, डॉक्यूमेंट्स बनाना, डिटेल में देखना उसको, HR के लेंस लगा के देखना, जबकि ये जो ग्लासेस तो बहुत अरसे से मैंने लगाए हैं, लेकिन HR का भी एक ग्लास होता है, तो HR के लेंसेज से पूरी दुनिया को देखना, उसमें थोड़ी सी चैलेंजेस आए। पता मतलब स्टार्ट हुआ कि यार क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, HR का डिपार्टमेंट कैसे बिहेव करना चाहिए। अभी कितने लोग हैं आपके साथ? मेरी टीम में अराउंड 10 लोग हैं जो मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे होते हैं। एक टीम है मेरी, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 2500 तकरीबन 2,500 से 3,000 लोगों के दरमियान की ऑर्गेनाइजेशन है। तो बहुत सर का दर्द है यार, 2,500 लोग, और रोज़ाना अगर एक भी बंदा मसला करेगा। रोज़ाना एक बंदा मसला नहीं करता है, रोज़ाना हो सकता है 3-3, 4-4 बंदे ही मसला करते हो, लेकिन एक्चुअली ज़्यादा लोगों के नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। इफ़ यू हैव सिस्टम्स, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स एंड लाइन स्ट्रक्चर्ड एंड सारी चीज़ें, इतना प्रॉब्लम नहीं करता है। फिर शायद 10,000 हो, 20,000 हो, डजेंट मैटर। चैलेंज ये होता है कि आपने प्रोसेस चलता रहता होगा ना फिर तो डेली, क्योंकि आपको 2,500 उसके लिए 2,500 में से अगर मैं कहता हूँ 1% भी अगर एक महीने छोड़ के जा रहा है तो आपके पास तो 1.5% के करीब लोग अगर छोड़ के जा रहे हैं, तो हर महीने 50 हायरिंग, 40 हायरिंग है फील्ड की। और क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेडिकल रैप्स फील्ड की जो हायरिंग होती है, ये इसमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस आती हैं, लेकिन उसके लिए टीम है, सिस्टम्स हैं, ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, कोई पेपर यूज़ नहीं करते हैं हम। आप कैसे अट्रैक्ट कर रहे हो फिर? मतलब टैलेंट को अट्रैक्शन भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि अभी हमारा एक लास्ट डिस्कशन हुआ था, दैट्स आई आस्क्ड कि टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए पर्सनल ब्रांडिंग पे हम जा चुके हैं, बट you have a company but I'm not sure of the company owner name, what the exactly, तो वो पर्सनल ब्रांडिंग पर तो नहीं है अभी। एक्चुअली कंपनी का जो ब्रांड नेम है, जैसे मैं कहा था ना, एम्प्लॉयर ब्रांड नेम जो होता है, वो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है टू अट्रैक्ट एनी टैलेंट फ्रॉम आउटसाइड। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ की जो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग है वो इतनी ज़बरदस्त, इतनी सॉलिड है कि हमें कभी भी मुश्किल नहीं पेश आती। इनफैक्ट कि अगर मैं लिटरली ये बात कहूँ कि लोग इंतज़ार में होते हैं कि कब अपॉर्चुनिटी निकले और हम अप्लाई करें। अच्छा, जो अभी आप वैकेंसीज़ की बात कर रहे थे कि एक नंबर ऑफ़ चंक काफ़ी ज़्यादा हर महीने आता होगा, वो तो चलो फील्ड का होता है, जो कि कंपनी को इतना जानता है नहीं जानता है वो अप्लाई भी कर देता है। लेकिन आजकल हर कोई इतना स्मार्ट है कि वो थोड़ा बहुत कंपनी को ज़रूर जानता है, उसकी फ़ीडबैक उसके पास होती है, चाहे वो भले बहुत दूर 1,500 किलोमीटर दूर हो, पेशावर में या कहीं और, या डेरा इस्माइल ख़ान में, लेकिन उसको पता होता है। तो एक अच्छा कल्चर जो ट्रिकल डाउन और जो एक कैस्केड डाउन होते चला गया कंपनी का, तो उसकी वजह से हमें ये वाला प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसी वजह से लोग भी कम छोड़ के जाते हैं यहाँ पे, तो लंबे लंबे करियर्स हैं लोगों के। अच्छा, इन दी HR फील्ड एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो क्या मिसकॉन्सेप्शंस करंटली चल रहा है?
तहसीन ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस चल नहीं रहे हैं, मतलब ये बहुत पहले के ही बने हुए हैं और आज तक प्रीवेल कर रहे हैं, यानी कि वो प्री कंसीव नोशंस भी उसको आप कह सकते हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में अगर आप को पुलिस स्टेशन जाना पड़ जाए तो आपकी चॉइस नहीं होगी जाना। 90%, ऐसे ही है ना, हम सब 99%। की ऐसे ही है, हम सब की ऐसे ही है, हम नहीं चाहते जाना, राइट। और अगर आप कहीं खड़े हुए हों और पुलिस की मोबाइल गुजर जाए तो आप सिक्योरिटी फील करने के बजाय थोड़ा सा थ्रेटन फील करते हैं। सही है। सही है। रोड पे भी यही होता है ऐसे ही कि है। अबे पुलिस वाला इधर खड़ा है तो इस रूट से नहीं जाना। जबकि एक्चुअली होता क्या है, वो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए होते हैं, लेकिन एक क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा है तो प्राइमरीली ये मैं थोड़ी सी मिसाल, शायद मेरे एचआर के जो दोस्त हैं जो एचआर फ्रेटर्निटी के हैं वो थोड़े से बुरा मान जाए, लेकिन मैं सिर्फ एक रिजेम्बलेंस नहीं, आप देना चाह रहा था। बिल्कुल ठीक है। वो मैंने भी आज ही रियलाइज़ किया कि वाकई कब्जे पे होता है कि आदमी कर रहा तो उसको रियलाइज़ भी होता है, लेकिन मैंने भी इस बात को आज ही रियलाइज़ किया कि मैं दूर से देख रहा हूँ तो ट्रैफिक पुलिस वाला तो नहीं है, तो या तो मैं कोले से गाड़ी निकालता हूँ या तो रूट चेंज कर देता हूँ। कि यार ये बिला वजह तंग बिला वजह करेगा, का ये तंग करेगा। करेगा। अच्छा, तो इसी तरह से एचआर का अनफॉर्चुनेटली एक मिसकंसेप्शन ये है कि यार ये जो हैं ये हमें फ़ायदा तो पहुंचाएंगे नहीं, शायद नुकसान ही हो जाए, या कोई फ़ायदा नहीं इनसे बात करने का, या सो एंड सो फोर्थ। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है? सबसे बेस्ट ये है कि जैसे मैं अपनी कंपनी की अगर बात करूं तो हमने एक जो कल्चर यहाँ पे जो डेवलप करने की कोशिश की है, और एक्चुअली इट कम्स ऑब्वियसली फ्रॉम द टॉप के HR इज़ नॉट योर एनिमी, एक्चुअली HR इज़ योर फ्रेंड। वो आपका फ्रेंड है, एक्चुअली इट्स अ ब्रिज बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, जहाँ पे वो आपकी प्रॉब्लम सुनता है, आपको अच्छे मशवरे या गाइडेंस देता है, पॉलिसी के अंदर रहते हुए अपनी चीज़ों को परफॉर्म करने के बारे में बेहतर रिकमेंडेशंस देता है। ये कॉन्फिडेंस आना मुश्किल है, ये ट्रस्ट आना मुश्किल है। देखें, ट्रस्ट को जब भी हम बात करते हैं तो ट्रस्ट को जब हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं तो पहला हिस्सा होता है कैरेक्टर एंड दूसरा होता है कॉम्पिटेंस, यानी कि एक तो किरदार और एक सलाहियत। सही है। तो पहले तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट या वॉक द टॉक वाली बात है कि HR के लोग खुद इतनी चीज़ों को फुली मैनेज कर रहे हो या कंप्लाई कर रहे हो टाइमिंग्स को, चीज़ों को। दूसरा ये है कि उनमें ये कॉम्पिटेंस या ये सलाहियत या एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इस मसले को सॉल्व भी कर सके, तो ट्रस्ट तभी डेवलप होता है। तो ये एक कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ लोग आपके पास आएंगे ही नहीं। लेकिन अगर एक दफ़ा आ गए और उनका मसला सॉल्व हो गया तो वो नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे। तहसीन, हमारे पास से किसी का कभी कोई मसला सॉल्व हो कर दे कोई हमारा, तो हम उसके पास ज़रूर जाते हैं कि यार करे ना भी, लेकिन सुने बात तो शायद कोई अच्छा मशवरा दे दे कि यार वहाँ से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो दैट इज़ द मेन एक्चुअली इशू कि आप एक कनेक्ट तो डेवलप करें एम्प्लॉयज़ के साथ, और वो आपके पास आते हुए डरे नहीं। ओपन डोर पॉलिसी से कहते हैं ना कि वो आएँ रूम्स में, क्यूबिकल्स में आपके साथ, आपके हॉल में जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, वहाँ आएँ खुले बिल्कुल आराम से विद कॉन्फिडेंशियलिटी बात करें कि यार मैं अगर किसी के बारे में बात भी कर भी रहा हूँ तो दैट डजंट काउंट अगेंस्ट मी या कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल ये कि बिफोर द कोविड से पहले HR की पॉलिसीज क्या थी, एंड आफ्टर द कोविड, एंड व्हाट यू आर सीइंग इन द फ्यूचर कि HR डिपार्टमेंट की इंपॉर्टेंस एंड पॉलिसी कैसे चेंज हो जाएगी? लाइक यू सेड अर्लियर कि यार अभी पहले लोग डरते थे या डरते हैं समथिंग कि यार हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए समथिंग। व्हाट डू यू थिंक कि जैसे हमने कहा कि भाई पर्सनल ब्रांडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि उसी की बेस पर पूरा का पूरा आएगा, जैसे स्टार्टअप आ जाएगा। तो व्हाट डू यू थिंक इन द HR डिपार्टमेंट गोना बी चेंज इन द फ्यूचर? बहुत सारी चीज़ें तो एक्चुअली चेंज होना शुरू हो ही गई हैं। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग इज़ के जो मीटिंग्स हैं वो वर्चुअल होनी शुरू हो गई हैं, रादर देन कि यू हैव टू ट्रैवल आप सर्टेन माइल और आप जाएं और फिज़िकली वो करें। क्योंकि देखें कोविड वाली जिस तरह मैं बात कर रहा था कि बहुत सारी चीज़ें बाय चॉइस नहीं, बाय फोर्स हमने अडॉप्ट की हैं, तो उसमें से एक तो ये सारी चीज़ें होंगी। दूसरा ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वर्किंग आवर्स की और आपकी जो वर्क फोर्स की, ये बहुत सारी चीज़ें हमें जो है ना कोविड सिखा गया है, और कोविड ने ये सारी जहाँ सी चीज़ें हमें सिखाई हैं। वहाँ पे एक और भी ज़बरदस्त बात है कि यू डजंट हैव टू बी इन ऑफिस टू परफॉर्म ऑफिस जॉब। वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर हाउस, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन he actually supervises around 30 to 35 developers, and he hasn't go to office for the past 4 years. और बट 35 लोग उसके अंडर काम करते हैं, वो भी घर पे काम करते हैं, वो भी घर पे काम करते हैं। सेरेमोनियली कभी ऑफिस चला गया तो वो होता है ना कोई एक्टिविटी है एम्प्लॉय एंगेजमेंट, तो 2-3 महीने में एक दफ़ा चला गया,
वो भी मेरे ख्याल से बड़े बोझल कदमों से ज़्यादा होगा जब उसको आदत ही नहीं रही होगी, लेकिन वो सारे काम कर रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। उनसे बात meetings हो करते रही हुए भी घबराता होगा, क्योंकि जब आप किसी से फिजिकली आपसे, हालांकि आपसे भी फ़ोन से बात हुई थी, बट आई डिडंट रिकग्नाइज कि यार आपसे ही बात हुई थी। फिर आपने कहा कि यार आपसे बात हुई थी, क्योंकि आपने फेस ही नहीं देखा ना उस बंदे का, तो वो भी ये सोचता होगा कि यार मैं जा रहा हूँ, कौन लोग मिलेंगे मुझे, लेकिन हालांकि वो उनके साथ काम कर रहा है। लेकिन तहसीन अब तो देखो ना, जो ऑन बोर्डिंग है वो भी वर्चुअल ऑन बोर्डिंग होती है कि आपको आप लैपटॉप्स पे आप लॉग इन कर लिया आपने, आपकी सारी जो है ना वीडियोस आपकी जो रिकॉर्डेड हैं कंपनी की वो चल रही हैं, आप सबसे इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, सबकी ईमेल एड्रेसेस भी आपके पास आ गए, आपको जूम पे लोग जो है ना कॉन्ग्रेचुलेशंस और वेलकम ऑन बोर्ड कह रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब ये सारी प्रैक्टिसेस भी तो चेंज होती चली जा रही है ना। तो ये जो रिमोट वर्किंग का कॉन्सेप्ट है या हाइब्रिड मॉडल चले कह लें, रिमोट वर्किंग तो टोटली घर से हो गया ना, अगर आप हाइब्रिड मॉडल कर लें 2+3, वैसे भी दुनिया तो अब 4 डे वर्क वीक पे जा रही है, और वो कह रहे हैं कि जर्मनी और ये तो सारे 4 डे पे चले गए हैं, वो तो कह रहे हैं कि दिस इज मतलब ये जो 4 दिन है दैट विल बी मोर प्रोडक्टिव एंड दैट एक्चुअली इज़ मोर प्रोडक्टिव देन द 5 डे वर्क वीक। तो 4 दिनों के हिसाब से ठीक है। पाकिस्तान में तो अभी हम इससे थोड़ा सा दूर हैं, लेकिन असल में हमारे यहाँ जहन ये होता है, एक माइंडसेट छोड़ने का है वो भी, और दूसरा ये है कि घर पे जो उसमें एम्प्लॉय की भी गलती है ना, घर पे एम्प्लॉय अगर वर्क फ्रॉम होम करे तो उसका मतलब है उसकी छुट्टी है, उसके जहन में ये होता है कि वो विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी है, जबकि समझें वो सिर्फ घर से काम कर रहा है और पूरा उसको ऑफिस का ही प्रोटोकॉल रखना है, ठीक है, कि उसमें उसने हर वक्त सामने बैठना है। अब ऑफिस में तो ऐसा नहीं होता कि अगर लेट सपोज किसी दिन आपके पास काम का लोड काम है तो आप बाहर चले जाएं ऑफिस से 2 घंटे के लिए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो घर पे भी ये चीज़ नहीं हो सकती है। तो वो प्रोफेशनलिज्म, वो चीज़ें मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और ये आहिस्ता आहिस्ता इनकलकेट होता चला जाएगा। आई थिंक अभी भी उन्होंने अपनी प्रायोरिटाइज सेट नहीं किया कि क्या प्रायोरिटी है, कि हम जॉब कर रहे हैं तो कहता है कि यार, और समटाइम अभी मैंने भी ट्राई किया कि वो कहते घर आ गया तो लेट्स फाइंड आउट समथिंग न्यू, या कुछ और भी ढूंढ लें साथ में, या वो बैठ के। तो अभी माइंडसेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट सूनर और लेटर आ जाएगा। तो व्हाट डू यू थिंक, जैसे भी हम कह रहे हैं कि हम ऑन बोर्ड पे चले गए, सारा हाइब्रिड मॉडल कह रहे हैं, हम ऑनलाइन चले गए, तो देयर इज़ अ समथिंग जो मुझे लगता है नेटवर्क। तो व्हाट डू यू थिंक इन द पर्टिकुलर एरिया, इन सारी फील्ड्स की अगर हम बात करें तो क्या इंपॉर्टेंस है फिर नेटवर्किंग की, फिर तो वो भी ख़त्म हो जाएगा आगे जाके। देखिए अब नेटवर्किंग्स और ये सारी चीज़ें भी ना कॉन्सेप्ट वही रहेगा, राइट, या उसकी इम्पोर्टेंस वही रहेगी, मोड चेंज हो जाएंगे सिर्फ। अब ये लिंक्डइन भी तो नेटवर्किंग एक वर्चुअल मीडियम ही है ना। आप किसी की पोस्ट पे कमेंट करते हैं, आप उसकी पोस्ट को अच्छा समझते हैं, इन्फॉर्मेटिव समझते हैं, या कोई अपनी कोई अचीवमेंट डालता है तो आप उस पर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, वो आपका थैंक्स पे करता है या आपकी पोस्ट को लाइक करता है, तो वाइस वर्सा, सो एंड सो फोर्थ। तो ये एक्चुअली ये वर्चुअल नेटवर्किंग ही है। पहले नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट होता था कि आप कॉन्फ्रेंस में जाएं और 50, 60, 100 कार्ड लेके जाएं और हर किसी को आप कार्ड बांटते रहें, जैसे कि कोई इनविटेशन कार्ड है, मतलब जैसे हर किसी को आपने पकड़ाना ज़रूर है, और फिर आप वापस भी इतने सारे कार्ड लेके आते थे और आके अपने ड्रॉर में रख देते थे, है ना। तो इट्स बेटर, आज नए वेज एंड मीन्स, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, तरीक़ेकार आ गए हैं कि आप जाएँ और लोगों से जो है ना नेटवर्किंग के ज़रिए बात करें। आपने देखें ना, हम लोग भी जो कनेक्ट हुए हैं वो ऐसे ही हुए ना, वी नेवर नो ईच अदर। कि आज सुबह आपके आने से पहले ना आपने थोड़ा कहा कि मैं 10-15 में, मैंने कहा आज दराज साफ़ करते हैं, तो मैंने देखा कि जो लास्ट मई के अंदर गया था ना मैं, वो टेक्सटाइल एशिया आई थिंक में समथिंग थी मई के अंदर, आज मई की आप देखें 30 तारीख है, तो उसके बहुत सारे कार्ड थे, तो दराज साफ़ करते, मैंने कहा यार इसमें से भी तो मेरे कुछ सिलेक्ट करने थे। तो मैंने आज सुबह जैसी इंटरव्यू मैंने कहा 1 मिनट ये सारे कार्ड ले जाओ, देखो उसमें अगर कोई काम का बंदा है। बट आई डिड कमिट, उस वक्त भी मैं पॉडकास्ट करता था, मैंने कहा हाँ हाँ बुलाऊँगा आपको, और होंगे भी अच्छे, बट आप भूल जाते हैं। हाँ यस, वो उसको डाला आपने एक बॉक्स में, आई थिंक पूरा प्रोफाइल है मेरे पास, जिसमें उन्होंने मुझे कहा था कि आप इसमें से कंपनी सेलेक्ट करके आप बुला सकते हैं। और वहाँ का कोई सीईओ था, डायरेक्टर था, उसने मुझे गाइड किया था कि यार आप बुलाएं इनको, सबको आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके लिए भी होगा, इनके लिए भी होगा, 2 वे है। और वो कहीं इधर उधर ही चला गया वो, तो ये होता है, ये बिल्कुल सही बात है, ये होता है। और इसी में एक और चीज़ ये भी है कि आजकल कॉन्सेप्ट सारे वैसे ही रहते हैं, नेटवर्किंग हो गई, लोगों से मिलना जुलना हो गया, लेकिन ज़्यादातर अब आपकी जो ये लिंक्डइन की या सोशल मीडिया की प्रोफाइलिंग है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आजकल तो देखें ना, अगर आप कहीं बाहर के वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो आपके सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी वो मांग रहे होते हैं, और उन पे आप कैसे अपने आप को डिस्प्ले कर रहे होते हैं वो भी देखा जा रहा होता है। जॉब्स के लिए भी लोग एक्चुअली ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं कि अगर किसी का पता है तो यार वो क्या सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, क्या नहीं करते हैं।
तो सारे मीडियम्स पे एवरीवन हैज़ टू बी लुक डिसेंट और शुड बिहेव डिसेंटली। अच्छा, ऐसा लेसन आपको क्या लगता है, ऐसा पीस ऑफ एडवाइस यू गॉट इन द, मतलब पास में आपको ऐसी क्या एडवाइस मिली कि जिसकी वजह से आप यू आर इन द राइट डायरेक्शन? वो लगता है कि हाँ यार, ये अगर एडवाइस नहीं आती या ये सपोर्ट नहीं होती मुझे, या मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अच्छा, हमेशा से लाइफ में हर किसी का एक मोडस ऑपरेंडी होता है ना काम करने का, तो उसी तरह से स्कूलिंग या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में तो एक तो ये अच्छी चीज़ थी कि हमेशा अच्छे स्टूडेंट्स में ही रहे, कोशिश यही रही। और एक शौक़ भी होता था, एक कंपटीशन का भी शौक़ था कि यार हर चीज़ में कॉम्पीट करें, तो स्पोर्ट्स में भी और पढ़ाई में भी, हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर जब मैं इंग्लैंड गया मास्टर्स करने के लिए, तो वहाँ इंग्लैंड में जो एक्सपोजर मिला ना विद इंटरैक्टिंग विद द ब्रिटिश पीपल, तो वो जो एक डिसिप्लिन हमने देखा ना वहाँ पे, लाइफ का डिसिप्लिन था, फोकस था, उसने हमें बड़ा हिट किया। तभी मैं ज़रूर ये सजेस्ट करता हूँ कि जब तक आपके पास एक्सपोजर नहीं आएगा ना, ट्रैवलिंग अब्रॉड, वहाँ पर रहें, आप पढ़ें, आपने अपनी फ़ीस के एक्सपेंडिचर भी खुद ही अर्न करके पूरे करने हैं, तो आपको वो जो 3 साल का अरसा होता है वो आपको बहुत ज़बरदस्त लाइफ लेसन्स देता है। और आपके अंदर जो रेजिलियंस बिल्ट होती है ना, वो कभी भी यहाँ पे रह के शायद नहीं हो सकती। तो इसीलिए कहते हैं सफ़र वसीला ज़फ़र, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो चीज़ें जो इनबिल्ट हुई, वो फिर जब मैं वापस आया तो फिर वो जहन में था कि यार फोकस रह के स्ट्रक्चर्ड वे में और अपना 100% और विदाउट विक्टिम माइंडसेट कि हर चीज़ का ब्लेम दुनिया को देना। सही है, मेरे साथ साजिश हो रही है, मेरे साथ ही हो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं। आप अपनी एफर्ट करें। देखिए अल्लाह ताला ने आपके बस में जो चीज़ रखी है वो है आपकी, मतलब जो इख्तियार में आपके, कि आपकी कोशिश, आपकी एफ़र्ट वो आप पूरी करें और बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें। इंशाल्लाह। ऐसा क्या लेसन है आइदर इन योर पर्टिकुलर फील्ड इन द एचआर और द पर्सनल लाइफ में, ऐसी क्या गलती हुई है जो आप चाहते हो कि वो दूसरे ना हैं, उससे वो लोगों को आप बताएं ताकि वो गलती ना करें इन द पर्टिकुलर एरिया इन द एचआर आइदर इन द पर्सनल लाइफ? अगर वर्क प्लेस में मैं जब अपनी फ़र्स्ट जॉब करता था एक बैंक में, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा सा विक्टिम माइंडसेट का हिस्सा बन गया था अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे। मुझे लगता था कि यार मेरे साथ सही नहीं हो रहा या समथिंग लाइक दैट। ऐसा होता है ना कि यार मैं ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, ऐसा नहीं हो, मुझे ये चीज़ नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। लेकिन आज इफ़ आई लुक बैक, इनफैक्ट ये रियलाइजेशन मुझे फिर बहुत जल्दी हो गई थी, लेकिन क्योंकि आज मौका मिला है बात करने का, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि वहाँ पे मैं गलत था और कंपनी की का कहना चाहिए कि कंपनी ओज यू अलॉट एंड यू ओ कंपनी अलॉट, राइट। तो वो जो एक मिसमैच होता है ना कम्युनिकेशन का, वो थोड़ा सा था, जबकि हमें लगता था कि यार हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। फर्स्ट यू हैव टू सी कि व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंपनी, योर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप काम करना चाह रहे हैं, और फिर वो जो रिटर्न का है आजकल असल में ये होता है व्हाट्स इन इट फॉर मी, पहले देखा जाता है कि मेरे लिए इसमें क्या है। जबकि कंपनीज़ में आप जब ऑब्वियसली एक्स्ट्रा माइल जाते हैं तो वो सारी चीज़ें अकाउंट फॉर हो रही होती हैं। उसका शायद आपको जो रिवॉर्ड है वो इंस्टेंट ना मिल पाए, लेकिन कुछ अरसे बाद मिलता ज़रूर है। तो फोकस रहें और ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर जो है ना काम करते रहें कि आपने ग्रो करना है, आपने अच्छा बनना है, आपने एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है और एक अच्छा मुस्लिम बनना है। अच्छा, ऐसा क्या स्किल है अगर कोई एचआर डिपार्टमेंट में आना चाहता है, एचआर के एरिया में आना चाहता है, तो व्हाट डू यू थिंक यार ये स्किल तो अगर उसके पास है तो वो आ जाए, अदरवाइज वो ना है, वो व्हाट डू यू सजेस्ट यार ये पर्टिकुलर स्किल होना चाहिए? लाइक अगर मैं इसको एक्सप्लोर कर दूँ तो यार थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए या इंट्रोवर्ट हो तो ना है, व्हाट डू यू थिंक यार, व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या स्किल उसके पास होना चाहिए वाइल ही इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लोर द एचआर डिपार्टमेंट और वो अगर उस कैरियर में आना चाहता है? देखिए एचआर या किसी भी और फील्ड में तहसीन, अगर कोई इफ़ ही और शी वांट्स टू कम, तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि उसका आने का मोटिव क्या है, राइट। ह्यूमन रिसोर्स भी एक काइंड ऑफ अ सर्विस इंडस्ट्री है ना, आप लोगों की फैसिलिटेशन कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो उसमें अगर आपका माइंडसेट जो है वो सिर्फ ये है कि
कुछ लोग कुछ प्रोफेशन इसलिए चूज़ करते हैं ना कि यार यहाँ पे पैसे ज़्यादा हैं, ये हाईली पेड जॉब्स हैं, जबकि मेरा शायद एप्टीट्यूड वैसा हो ही नहीं, सही है ना, मेरी एक्सपर्टीज़ वैसी हो नहीं, लेकिन क्योंकि वो एक भेड़ चाल की वजह से मैं चला गया। कुछ लोग कुछ प्रोफेशन को इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं कि वो आराम की जॉब है, आराम की जो तो 9 से दूसरे में भरा 5, मार 5 बजे छुट्टी, हाँ 6 बजे घर, 9 बजे सो जाता हूँ मैं तो ये भी ठीक नहीं है, राइट। आपने सबसे पहले देखना है कि यार मैं इस जॉब में क्यों आना चाहता हूँ, वाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम असल में वाई के ऊपर कभी जाते ही नहीं है। मैंने इंजीनियरिंग पढ़नी है तो क्यों पढ़नी है, मैंने डॉक्टरी पढ़नी है तो क्यों पढ़नी है, मैंने अगर CA करना है तो क्यों करना है, इंटरेस्ट है, शौक़ है, स्किल मेरी अच्छी है, क्या चीज़ें, तो कोई ना कोई आपको ना अंदर से आवाज़ आती है कि यार ये चीज़ अच्छी है, इस वजह से मैं ये करना चाहता हूँ। तो सेम गोज़ विद दिस कि आपने क्यों आना है। अगर आना है और आपको ये लगता है यार मैं अच्छी फील्ड है और इसमें प्रोग्रेस मैं कर सकता हूँ, मेरे पास मुझे लगता है स्किल्स हैं, तो आपको वाई मिल गया लेट सपोज, तो फिर आप उसमें आएँ। और अगर स्किल्स देखें 19-20 भी होती है ना तहसीन, तो स्किल्स डेवलप हो जाती हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स, मोस्ट प्रॉब्ली मैं दोनों की अच्छी खासी कोटेशंस पढ़ता रहता हूँ, तो उनमें से किसी एक ने ही कहा था कि हायर फॉर एटीट्यूड, ट्रेन फॉर स्किल्स। एटीट्यूड अच्छा है तो आप उसको हायर कर लें, स्किल्स आप ना बाद में ट्रेन भी कर देंगे। तो इसलिए अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के हैं और आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो क्लियर माइंड होके जाएं, पॉजिटिव होके कि आपने किस लिए जाना है, और रेस्ट आप अल्लाह पे छोड़ दें, वो हो जाएगा सारे काम। बाकी स्किल्स अपने ये स्किल्स को आप कैसे अपडेट कर रहे हो, मतलब आइदर ऑनलाइन या ऑफलाइन, और यू अपडेट तो कर रहे होंगे ना इस वक्त करंटली? आप एब्सोल्युटली देखें, लर्निंग का प्रोसेस तो मतलब हमेशा मरते दम तक चलता रहता है, आप हर कदम पे सीख रहे हैं। अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो वी आर एक्चुअली लर्निंग, यस। इसको ऑब्वियसली हम जो है वो इनऑर्गेनिक लर्निंग भी कह सकते हैं, कि हम इंटेंशनली लर्न तो नहीं कर रहे, लेकिन हम फोर्सली लर्न कर रहे हैं। ऑर्गेनिक में तो ये होता है ना कि आप बस बैठे तो आप सीख गए माहौल, और मैंने बहुत सारे सवाल आपसे किए किए जिसमें मैंने आपसे किया कि यार क्योंकि एज एन HR यू हैव एक्सपीरियंस, कि मुझे पर्सनल ब्रांडिंग का कभी कभार कन्फ्यूजन होती थी, मैं सोचता था कि यार आई थिंक मैं राइट डायरेक्शन में हूँ या रॉन्ग पे हूँ, और लगता था ट्रेंड चल रहा है, चलो भाई इस ट्रेंड पे आ जाए। बट अब मुझे लगता था कि पहले आपकी जो डायरेक्शन होती है 9 to 5, बट आई गॉट कि यार नहीं, अब आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। जिसमें एक चीज़ मैंने ये भी किया कि मैं जेनजी को रखने के खिलाफ पे चल रहा था, बट यू करेक्ट मी कि यार नहीं है, फिर आगे जाके क्या करोगे। इसमें देखो, दिस इज़ द लर्निंग हमारी चली। इसमें आप व्हेन यू वेक अप एट अराउंड लाइक 6-7 व्हाटएवर, जिस टाइम पे भी आप कोई भी उठता है तो वहीं से उसकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। इंसान ने हर एक्शन में अपनी लर्निंग को ज़रूर जो है ना टेस्ट करना चाहिए कि मैं क्या सीख रहा हूँ, क्या नहीं सीख रहा हूँ। अगर आप किसी रोड पे जा रहे हैं और उसी रोड पे आज आपको ट्रैफिक मिल गया, तो लर्निंग ये है कि यार नेक्स्ट टाइम से गूगल मैप देख के जाएं। A लेवल्स के पेपर चल रहे हैं, O लेवल्स के पेपर चल रहे हैं, या कुछ भी चल रहा है, तो आपको वो सही डायरेक्शन पता चल जाएगी कि आपने कहाँ जाना है। तो हर चीज़ की एक लर्निंग है, राइट। तो मैं ये करता हूँ कि मैं ऑब्वियसली HR की फील्ड में हूँ, तो मैं ऑनलाइन बहुत सारी जगहों पे सब्सक्रिप्शंस हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं इंडस्ट्री के लोगों से बात करता रहता हूँ। बुक रीडिंग मेरी अच्छी हैबिट है, अल्लाह का शुक्र है, तो मैं बुक रीडिंग भी करता हूँ। इसके अलावा इंसान किसी भी फील्ड में हो ना, उसको थोड़ा सा 360 डिग्री भी अब देखना चाहिए, कि उसको थोड़ा वर्ल्ड पॉलिटिक्स का भी पता होना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमी का भी पता होना चाहिए, उसको स्पोर्ट्स का भी पता होना चाहिए, ताकि वो कभी डिस्कशन में बैठे तो उसको ये सारी चीज़ों का भी पता हो। ये चीज़ें भी सपोर्ट करती हैं, ये चीज़ें भी आपको बहुत सारी जो है ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव देती हैं आपकी अपनी लर्निंग, आपकी अपनी एक्सपीरियंसेस को इनरिच करने के लिए, कि आप डिसीजंस कैसे ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इवन एक क्रिकेट मैच का एनालिसिस भी आपको बहुत कुछ सिखा देता है। इवन एक फ़ुटबॉल मैच की चीज़ें भी अगर आप देख रहे हो तो आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिल सकती हैं उसमें से। तो बीच में मैंने एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी की, वर्ल्ड नंबर 1 जो कोच हैं मार्शल गोल्डिस में, तो उनकी एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम था, तो उसमें मुझे 50% स्कॉलरशिप मिली, तो मैंने वहाँ से जो है वो कोचिंग की पूरी एक जो है वो सर्टिफिकेशन है की। क्या, इसको थोड़ा एक्सप्लेन तो करें। मैंने आपके प्रोफाइल पे देखा था लिंक्डइन पे, MGS के नाम से है ये, मार्शल गोल्ड स्मिथ स्टेक होल्डर कोचिंग। ये एक्चुअली कोच फॉर लाइफ जिसे हम कहते हैं, या वर्क प्लेस कोच जिसे हम कहते हैं, उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव ये ट्रेनिंग है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट सेल्फ लर्निंग का मॉड्यूल है जो वो आपको देते हैं, और आपने उसके कुछ आवर्स है जो ऑनलाइन सारी चीज़ें करके, वीडियोज़ उसके आंसर्स दे के और सारा कुछ सीख के, LMS टाइप जो एक पोर्टल होता है उस पर वो करना है आपको एक सर्टेन। और उसके बाद तकरीबन 4 डेज़ की 16 आवर्स की क्लास है जो कि आपने ऑनलाइन लेनी है। दुनिया में हर 20 लोग होंगे, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठे हुए होंगे। ट्रेनर सिंगापुर में होगा, कोई अफ्रीका में होगा, कोई इंडिया में होगा, आप पाकिस्तान से होंगे,
इस तरह की पूरी ऑनलाइन जो है वो आपकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपके चैट रूम्स बनते हैं, आप डिस्कशंस करते हैं, आप अपने असाइनमेंट्स करते हैं, उसमें रेटिंग्स होती हैं, वो इनरिच है, मतलब लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है. एक्चुअली दे प्रिपेयर यू टू बिकम कोच राइट. एंड टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस एज अ कोच, राइट. अच्छा, अनफॉर्चुनेटली कह लें पाकिस्तान में दो चीज़ों क्योंकि हमारे पास चीज़ें थोड़ी लेट पहुंचती हैं ना हमेशा, राइट. मतलब अगर ऑनलाइन मीटिंग्स 10 साल पहले आ गई थी तो हमने बाय फोर्स कोविड के बाद किया. तो इसी तरह कोचिंग पाकिस्तान में अगर आप किसी को बोले ना, मैं आपको बोलूँ कि यार मुझे लगता है आपको कोच की ज़रूरत है, तो आप ऑफेंड हो जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार कोई मेरे अंदर खामी या बुराई है जिसके को ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि मेरे अंदर ये मसला है और मुझे कोच चाहिए. बाहर जो टॉप CEOs होते हैं ना, वो खुद कहते हैं हम स्टिल मुझे लगता है मुझे कोच चाहिए ताकि मैं और अच्छा परफॉर्म करूँ. देयर इज द डिफरेंस इन द माइंडसेट. विदाउट मेंटोर तो वो नहीं चलते हैं, मेंटोरशिप तो लेते हैं. तो ये जो इस कोचेस का जो जिक्र हुआ, इवन द बेस्ट टेनिस प्लेयर, इवन द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स, दे ऑल्सो नीड कोच, राइट. वो कोच उनके पास होता है, उनका पर्सनलाइज कोच, जो कि उनके गेम में बेहतरी लाता है, चीज़ें बताता है, स्टैट्स बताता है, और इस तरह से वो आगे की तरफ ही प्रोग्रेस करते हैं. चाहे आप टेनिस के टॉप खिलाड़ी जितने भी देख लें, सभी के कोचेस होते हैं, जोकोविच, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर, जितने भी. इसी तरह से पाकिस्तान में थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्सेप्ट वो नहीं है कि हम, लेकिन ये है कि उससे पर्सनली बड़ी जो है ना एक नई डायमेंशन मिली देखने के लिए दुनिया को, और अपनी टीम को मैनेज करने की चीज़ें और उसके टूल्स एंड टेक्निक्स बड़े ज़बरदस्त. तो उससे मुझे पर्सनली बहुत फ़ायदा हुआ. कोर्स था या वो आपको गाइड करता है कि यार आप कोच बनने के? एग्जैक्टली, हाउ टू बिकम अ कोच एक्चुअली. तो वो पूरा मॉड्यूल यही था ना कि वो यही बताता है कि आप, एक तो वो सारे स्टेप्स और सारे प्रोसेसेस आपको बताता है कि एज अ कोच आपको क्या क्या बनने में क्या क्या करना होगा, किस चीज़ को कैसे करते हैं, कौन कौन से मॉडल्स हैं हमारे पास. जब आप किसी से बात करेंगे तो उसके ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारी कंक्लूजन्स निकलेंगी. इस तरह से पूरा एक वो तो समथिंग लाइक स्टोरी टेलिंग आपकी बनवाते होंगे, आई थिंक. इज इट समथिंग लाइक इस तरह का होता है कि नॉट दैट स्टोरी टेलिंग एक्चुअली, उनका एक्चुअली उनके अपने मॉडल बने हुए हैं, राइट. क्योंकि ये एक बहुत पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं, और ये दुनिया भर में इसकी सर्टिफिकेशन जो है वो एक्सेप्टेबल है, मानी जाती है. तो एक ICF हो गया, इंटरनेशनल कोच फेडरेशन, और एक ये कोचिंग फेडरेशन, और एक ये मार्शल गोल्ड स्मिथ. इसके अलावा भी और भी हैं. तो ये 3-4 तो दुनिया भर में एक्सेप्टेबल हैं जो मानी जाती हैं. तो मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान में शायद बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे इस सर्टिफिकेशन के, लेकिन जो भी हैं अच्छे खासे लोग अभी भी मेरे ख्याल से होंगे 50+ या 30-35+ लोग. उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2020 में किया था, मुझे भी करे हुए 4 साल हो गए. तो ये एक फ्रेमवर्क अपना जो इनका पूरा है, जिसकी बेस पे ये कोचिंग मॉडल डिज़ाइन होता है, वो पूरा आपको सिखाते हैं कि कैसे ये होगा. और फिर आपकी जब इंटरेक्शन होती है उसी डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट रेस, डिफरेंट जेंडर के लोगों से, तो आपकी क्लैरिटी और चीज़ें मज़ीद बेहतर होती हैं एज अ ग्रुप, एज अ इंडिविजुअल, कि आपने किस तरह से वो चीज़ को प्रोसीड करना है. अच्छा, आपकी पर्सनल में लास्ट सवाल मेरा है, वो लास्ट सवाल ये है कि व्हाट यू आर लुकिंग इन द नेक्स्ट 5 ईयर. अब अपने आपको कहाँ देख रहे हैं? मैं कहता हूँ काशिफ शमीम अगले 5 साल में कहाँ होंगे? अच्छा, बड़ा ख़तरनाक सवाल किया है. इंसान 5 इयर्स क्या, बल्कि मेरे ख्याल से आपकी तो ट्रेनिंग जेंजी नहीं होते ना. अगर आप जेंजी होते मैं सवाल नहीं करता आपसे, इस वजह से मैंने आपसे किया कि आप हो नहीं. तो उनकी शॉर्ट ट्रप जो होते हैं वो असल में मैं शायद जेंजी होता तो शायद यहाँ बैठा भी नहीं होता ना. हाँ. आप शायद बुलाते भी नहीं, लेकिन ये ज़रूर है बुला लेता. देखें, जेंजी मैं जब दुनिया में आया था तो उसके 17 साल बाद या 18 साल बाद जेंजी का वजूद आया था, यानी कि 96 से 17-18 साल पहले ले जाएं अगर आप. तो मैं वैसे तो इंसान बहुत प्लानिंग करता है कि मैंने ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है, लेकिन रिसेंटली बहुत दफ़ा देखने के बाद, एक तो देखें गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, आप सिर्फ एक या तो गोल्स नहीं लिखते हैं, अपने पर्सनालिटी, अपने किरदार के हवाले से बहुत सारी चीज़ें लिख रहा होता है. तो ऑब्वियसली टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, नंबर 1 बीइंग अ गुड मुस्लिम, और अपने प्रोफेशन में एक्सेल करना है जितना मैक्सिमम लेवल पे कर सकता हूँ. कोई ऐसे मैंने नहीं सोचा हुआ कि मैंने बस यहाँ चले जाना है, क्योंकि वो तो इट्स अ नेवर एंडिंग गेम ना. जब आप विजन भी बनाते हैं तो विजन भी ऐसा करते हैं जिसके लिए आप हमेशा ज़िंदगी पर स्ट्राइव करते रहें. तो ये विजन यही रखा हुआ है कि जो भी अपने प्रोफेशन में एक्सेल जितना मैं कर सकूँ वो मैं ज़रूर करूँ. अच्छा काशिफ, हमने पीछे भी रिवॉर्ड्स की आपने कुछ बात कही थी, जैसे लाइक कि सिर्फ रिवॉर्ड्स होते इसमें, जैसे आपने कहा था एम्प्लॉय सैलरी
या डिफरेंट थिंग्स हैं कंपनी को करना चाहिए, तो आई वांट यू टू कि किस तरह के रिवॉर्ड्स होने चाहिए समथिंग। हाँ, इसमें ऐसे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रिवॉर्ड या जो रेम्यूनरेशन हम कहते हैं ना, दैट इज़ नॉट एक्चुअली ओनली कवरिंग द ग्रॉस सैलरी पार्ट। जो सैलरी होती है ना, वो तो इसका एक हिस्सा होता है। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं रिवॉर्ड मैनेजमेंट में, या जैसे हम ATR कहते हैं, एनुअल टोटल रेम्यूनरेशन। उसमें इसके अलावा अब आपके बेनिफिट सारे आ जाएंगे इसके अंदर, राइट। इसमें अगर आपको कार, फ्यूल, मोबाइल, बोनसेस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुइटी, पेंशन स्कीम, स्टॉक ऑप्शंस, OPD, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मोबाइल, मतलब यू नेम इट, ये सारी चीज़ें उसका पार्ट बनती हैं, राइट। प्रॉब्लम ये है कि आजकल की वर्कफोर्स में कि दे ओनली कंसीडर दैट पार्ट जो कि कहलाता है ग्रॉस सैलरी। इफ़ समवन इज़ अर्निंग अबाउट लेट्स से 1 लाख रुपीज़ इन अ कंपनी, और दूसरी कंपनी में वो जाता है और कोई बेनिफिट नहीं मिलता उसको, और दूसरी कंपनी में वो जाता है, वहाँ उसको वो कहते हैं यार हम आपको 85,000 रुपये सैलरी देंगे, लेकिन विद 2 बोनसेस, विद PF, विद ग्रेजुइटी, विद हेल्थ इंश्योरेंस, विद दिस विद दैट। तो वो समझता है कि यार वो नीचे सैलरी पे आ गया है। हाँ, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा तो नहीं लग है। तो ऐसे ही रहा ना, लग तो ऐसे ही रहा है, लेकिन देयर इज़ वन थिंग विच इज़ कॉल्ड मोनेटाइजेशन। अच्छा, मोनेटाइजेशन में एवरीथिंग यू कैन कन्वर्ट इनटू मॉनेटरी टर्म्स इन रुपीज़। तो ऑब्वियसली देयर इज़ एन इम्पैक्ट ऑफ हैविंग 2 बोनसेस। आपको साल के एंड वहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ एक पैसे मिलते हैं 1 लाख रुपीज़। तो जब आप लोगों को ये बताना शुरू करते हैं तो लोगों को रियलाइजेशन नहीं होती इस बात की, और वो एट द एंड ऑफ द डे 1 लाख रुपीज़ पे समझते हैं कि हम ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपनीज भी इतना ज़्यादा ना ब्लैक एंड वाइट करके भी दिखाती नहीं है। जैसे मेरा अपना प्रोसीजर या तरीक़ेकार ये है कि एवरीथिंग विच इज़ गोज़ इनटू योर अकाउंट, आप उसका पूरा लिस्ट डाउन करें, और आपकी कंपनी जो ऑफ़र करे उसको भी लिस्ट डाउन करें। देन यू कंपेयर बोथ थिंग्स, और कैंडिडेट को भी सामने रख के देखेंगे यार आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे ये चीज़ें मिल रही होंगी। और ये सेम मेथड है जब भी आप लेट्स सपोज अगर आप कोई अपार्टमेंट देखने गए, घर ख़रीदने गए, तो उस घर की तमाम खुसूसियात बताई जाती है ना आपको, तहसीन के यार यहाँ पे 4 बेड हैं, 2 अटैच बाथ हैं, ये है, टेरेस है, बालकनी है, फलाना ढमाना, स्क्वाड एरिया इतना है, सामने फ्रंट फेसिंग ये पार्क है, बैक पे बैकयार्ड है, और ये इसमें गार्डन भी है, इसमें ये भी है, इसमें मीठे पानी की लाइनें, उसमें ये है, इसमें सोलर भी लगा हुआ है। मतलब दुनिया जान की चीज़ें अगर उसमें बताएं तो आपको एक्चुअली इसी तरह अपनी सैलरी का भी देखना चाहिए। नॉट ओनली दिस, उसके अलावा करंट ऑर्गेनाइजेशन में जो आप काम कर रहे हैं वहाँ कल्चर कैसा है, वहाँ आपको कितनी ऑटोनॉमी मिलती है, क्या चीज़ें और हैं जो आप आराम से, आपकी लीव्स कितनी हैं, आपको कितनी ज़्यादा सहूलतें हैं, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी की, ये सारा अपने पैकेज का पार्ट बना है, तब जाके आपका एक पैकेज बनेगा। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ सैलरी को कोई भी फोकस करेगा ना, तो ही विल एंड अप इन अप्लाइंग सम अदर कंपनी आफ्टर 4-5 months। ये तो कैलकुलेट कैसे करेगा, बट देयर इज़ नो कैलकुलेशन ना, कि वो कहता है कि यार अभी 6 महीने बाद ईद है, बोनस मिलेगा 6 महीने बाद, तो वो कैलकुलेट कैसे करे फिर समझे। देखिए पता नहीं उसके बाद भी क्या कंपनी की पॉलिसी के नहीं भी आपके 6 महीने हुए, अभी आपको आधे पैसे मिलेंगे, ये भी तो डर लगता होगा ना। देखिए डर के आगे जीत वाली मिसाल है, लेकिन बात यह है कि हर चीज़ की कैलकुलेशन तो तहसीन मौजूद है ना। मतलब इफ़ वी आर वर्किंग इन समवेयर, सो हमें पता होगा कि क्या कब कैसे क्या चीज़ मिलेगी, क्या चीज़ नहीं मिलेगी। और कुछ कैंडिडेट्स इतने समझदार या इतने ज़्यादा कहना चाहिए कि वेल वर्स होते हैं अपने पैकेज के हवाले से, कि आप जब उनको पैकेज बना के दो तो उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसमें बल्कि चीज़ें ऐड भी करके देते हैं कि देखें ये चीज़ें भी ऐसी हैं। तो लोग एक्चुअली, मैं द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इसके ना, लोगों को अपने पैकेज को सही से एग्जिबिट या उसको करना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता है कि मुझे क्या क्या मिलता है या क्या क्या नहीं मिलता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्लैरिटी ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट आपके पास होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप एक बेटर डिसीजन ले सकें। अभी करंटली ट्रेंड क्या चल रहा है अगर हम रिवॉर्ड्स की बात करें तो? देखें, 2 कॉन्सेप्ट्स बड़े मशहूर हैं कंपनीज़ के अंदर, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को या कंपनीज़ को इनफैक्ट
मेक श्योर करना कि वो एम्प्लॉयज़ के साथ कितना फेयर ट्रीटमेंट करती हैं. देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव फेयरनेस एंड द अदर कॉन्सेप्ट इज़ प्रोसीजरल फेयरनेस, राइट. अब ये जो फेयरनेस है, ये वो फेयरनेस वाली क्रीम वाली फेयरनेस की बात नहीं हो रही, ये इंसाफ की बात हो रही है ना. अच्छा, जस्टिस की बात हो रही है. इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटिव फेयरनेस है, ये इस बात का यकीन होना कि जो अमाउंट मुझे सैलरी की मद में या सैलरी के हेड में मिल रहा है, दैट इज़ अप्रोप्रिएट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट. लेट से किसी को 1 लाख रुपए सैलरी जैसे हम बात कर रहे थे मिल रही है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव फेयरनेस इज द थिंग कि अगर मुझे मिल रही है तो मैं उस अमाउंट को पे बिलीव करूं कि अमाउंट फेयर है, राइट. प्रोसीजरल फेयरनेस रेफर करती है कि जिस प्रोसेस के ज़रिए वो 1 लाख रुपए डिटरमाइन हुआ है ना, कि वो कैसे मिलेगा 1 लाख रुपए, वाई नॉट 90,000, वाई नॉट 1,10,000, वो प्रोसेस या वो प्रोसीजर इज़ फेयर. तो देयर इज़ ऑलवेज प्रोसीजरल फेयरनेस एंड उसका आउटकम हमेशा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव फेयरनेस. तभी प्रोसीजरल फेयरनेस की इंपॉर्टेंस हमेशा ज़्यादा होती है डिस्ट्रीब्यूटिव फेयरनेस से, क्योंकि वंस आपका प्रोसीजरल फेयरनेस ठीक है तो जो उसका आउटकम है डिस्ट्रीब्यूटिव फेयरनेस, वो खुद ब खुद ही ठीक निकल के आएगा. अच्छा काशिफ, मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर ट्रेंड क्या होगा रिवॉर्ड्स में, मतलब एम्प्लॉय को क्या अप्रोच अपना लेनी चाहिए इन द फ्यूचर, दैट ये वाली टेक्निक्स अब आगे जाके चलने वाली है, या ये वाला ट्रेंड अब आगे जाके. पहले तो मुझे ऐसा लगता है ना, रिवॉर्ड पे हम उसको सर्टिफिकेट देते थे समथिंग के भाई इसे 3 महीने बहुत अच्छा काम किया है, 6 महीने. बट व्हाट डू यू थिंक इन द फ्यूचर? वी आर इन 2024. जितनी भी हमने अभी तहसीन बातें की हैं, वी ऑल एक्चुअली जितनी भी डिस्कशन है, दे आर एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स द फ्यूचरिस्टिक अप्रोच एज वेल ना. तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के हवाले से व्हाट सी के जो ट्रेंड्स आने वाले हैं, जो मुझे ऐसा लगता है वो बड़े कस्टमाइज्ड ट्रेंड्स होंगे. और पाकिस्तान में मुझे नहीं पता कब आएंगे, लेकिन बाहर के मुल्कों में. अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर कोई बैचलर्स है, कोई बैचलर्स मीन सिंगल है, तो मे बी ही डजंट वांट टू हैव अ मेडिकल इंश्योरेंस, राइट. मे बी ही वांट्स टू हैव दिस अमाउंट एज अ मोनेटाइजेशन. उसके जो भी कंपनी को वो हो सकता है कहे कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप मोनेटाइजेशन कर दें. मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे मोनेटाइजेशन कर दें, आई हैव माई ओन कार. मुझे आप मोबाइल अलाउंस ना दें, आई हैव माई ओन मोबाइल. तो सो एंड सो फोर्थ. तो शायद आने वाला ये होगा कि एम्प्लॉय के पास ये लग्जरी होनी चाहिए. इस मॉडल पे मैंने काम भी किया था, फ्यूचरिस्टिक रोल ऑफ द कॉम्प एंड मैन स्ट्रक्चर के ऊपर. इंशाल्लाह मैं वो आपसे शेयर भी करूँगा. उसमें मैंने कहा था कि ये ऐसा होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों. और उसमें देखिए ना, 2030-35 में आप ऑर्गेनाइजेशन वॉक इन करते हैं, आपको कहा जाता है कि यार ये सैलरी है, सैलरी पे आप अग्री कर गए. बाकी बेनिफिट्स में तमाम चीज़ों पे लिखा हुआ है यस और नो. यस और नो से मुराद है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, या इसकी जगह मोनेटाइजेशन चाहिए. तो आप कहेंगे कि यार मेरी इंटाइटलमेंट में गाड़ी है, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, आई नीड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी. आपने उस पर टिक कर दिया. तो जिस तरह मेन्यू होता है ना, आप बताते हैं और वो नोट करता है, तो इसी तरह से आपने अपनी कस्टमाइज एक सिलेक्शन बनाई कि मुझे फ्यूल भी नहीं चाहिए, मुझे मोनेटाइजेशन चाहिए, मुझे XYZ, मुझे मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं चाहिए, मुझे OPD भी नहीं चाहिए, मुझे बोनस भी नहीं चाहिए, वो मेरी सैलरी में बिल्ट इन कर दें आप, साल के एंड में नहीं चाहिए, मुझे अभी से हर महीने जो थोड़े थोड़े पैसे होंगे. तो ये सारी चीज़ें आगे जाके ऐसे ही होनी चाहिए. मैंने तो ये प्रपोजल भी दिया था कि वाई नॉट टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे. कंपनी को तो इक्वल कॉस्ट पड़ रही है ना. मैं आपकी इंश्योरेंस की कॉस्ट लेट से देता हूँ 5,000 रुपये महीने की, फॉर एग्जांपल. आप कहें मुझे इंश्योरेंस ही चाहिए, मुझे 5,000 रुपीज़ दे दिया करें. तो आज ही वो लग्जरी होनी चाहिए एम्प्लॉय के पास. सही क्या, किसी कंपनी में पाकिस्तान में ऐसा नहीं है. ये मैंने एक चीज़ प्रपोज मतलब जहन में है और मैं करूँगा इंशाल्लाह. इस पर मैंने काफ़ी काम भी किया है कि कैसे ये चीज़ हो सकती है. तो आप सोचें कि आपका जो पैकेज है कंपनी के अंदर, वो आपकी मर्ज़ी का एक तरह से, तो कितनी बड़ी एक साई ऑफ रिलीफ होगा आपके लिए कि ये पैकेज तुम आपने खुद डिज़ाइन किया है. और इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं इसके कि यार जो आपने सेलेक्ट किया है वो चेंज नहीं हो सकता, या कम से कम 5 ईयर्स में चेंज नहीं हो सकता. तो वॉट एवर यू डिसाइड केयरफुली. ऐसा नहीं कि आज आपने कहा मुझे ये चाहिए, कल आपने कहा मुझे ये चाहिए. लेकिन इसमें तो कॉम्प्लिकेशंस है ना अपनी जगह पर. अदर आप कहते हो मेडिकल उसको नहीं चाहिए, सही है, उसकी चॉइस है. मेडिकल लीव नहीं चाहिए, बट ये नहीं, मेडिकल लीव की बात नहीं कर रहा था मैं. मेडिकल इन टर्म्स ऑफ जो हमारे कार्ड्स बनते हैं ना, इंश्योरेंस के कार्ड, जिसमें हमारी हॉस्पिटलाइजेशन वाली जो एलिमेंट होता है, नेसेसरी है, आप उसको नहीं चेंज कर सकते. लाइक मेडिकल लीव है,
और नहीं लीव्स वगैरह तो बस ही गवर्नमेंट से रिलेटेड है। नहीं स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो तो पूरी रहेंगी। हाँ, इंश्योरेंस की आपने बात की, पर ये दिस इज नॉट कि वो चेंज कर सकता है, क्योंकि ये तो इंश्योरेंस नहीं कोई उसमें वो नहीं है, हाँ, कोई लीगल इंश्योरेंस को बाउंडिंग तो नहीं कर सकता, इंश्योरेंस उसको लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ज़रूरी नहीं है, कुछ कंपनी में दोनों चीज़ें नहीं होती हैं, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्योंकि नहीं ये तो लॉ है ना आपका, लेबर लॉ तो आप नहीं ब्रेक कर सकते ना। जो लेबर लॉ में है वो वहाँ तक आपने कंप्लाई रहना है, बाकी ये सारे बेनिफिट्स होते हैं, इसीलिए इनका नाम ही बेनिफिट्स या इनका नाम ही एक्स्ट्रा बेनिफिट रखा जाता है, फ्रिंज बेनिफिट, कि वो अदर देन वो होते हैं जो आपने गवर्नमेंट के साथ आपकी एक अलाइनमेंट होती है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। इन द पास्ट एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है कि लोगों को क्या सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड अट्रैक्ट करता है? क्या ये चीज़ सब लोगों को अट्रैक्ट करती है? देखिए एक्चुअली थोड़ा सा मैं अगर फ़िलोसफिकल इसका जवाब दे दूँ तो बेसिकली अल्लाह ताला ने इंसान को थोड़ा सा नाशुक्रा बनाया है, राइट? तो वो एक आयत भी है ना, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए कि बेशक हमने इंसान को नाशुक्रा पैदा किया। जितना भी हम कर सकते हैं जी, आप मैं भी और आप भी अपने ऊपर भी बात लेके कर लेते हैं, तो हम थोड़े से ना कंप्लेनिंग नेचर में ही रहते हैं, कुछ ना कुछ, सही है। गर्मी ज़्यादा है आजकल, ये कंप्लेन भी चल रही है, एसी नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, लेकिन अगर एसी थोड़ा कम चले तो हमारी कंप्लेन स्टार्ट हो जाती है, और बहुत जगहों पे ऐसा नहीं भी होता है, पंखे भी इवन नहीं होता है। तो इसलिए जितना भी कर देना वो कंप्लेनिंग नेचर रहेगी। इवन अगर आप गूगल, सैमसंग, एप्पल, इन कंपनीज़ का भी आप सेटिस्फैक्शन सर्वे करवाएंगे तो उसमें भी कोई 100% रिजल्ट नहीं आएगा, राइट? हर जगह के अपने अपने वो होते हैं। एक बड़ी मशहूर कहावत है, जिसका जूता होता है उसी को पता होता है कहाँ से काट रहा है, राइट? तो लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि कंपनी जो भी ऑफ़र करती है वो अपनी बेस्ट नॉलेज, बेस्ट एक्सपर्टीज़ के हवाले से कोशिश करे कि वो एम्प्लॉयज़ के साथ फेयर रहे हमेशा, और हमेशा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए पॉलिसीज़ में। वंस ट्रांसपेरेंसी आ गई, क्लियर कम्युनिकेशन आ गई, तो 50-60% मसाले ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। तहसीन, अगर मुझे पता ही नहीं है कि तहसीन की पॉलिसी क्या है, या इसको पॉलिसी के ना होने के बावजूद कैसे एक चीज़ मिल गई, तो वो जो क्लियर कम्युनिकेशन है ना, वो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप सबको बता दें ऐसा है कंपनी में, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, और फिर वो सबके साथ वही चीज़ रहे। बाकी हर चीज़ का एक देखें, हर कंपनी एक पैकेज का नाम है, सही है, पैकेज का नाम है, उसमें आपकी जॉब है, आपकी करियर ग्रोथ है, आपकी सक्सेशन प्लानिंग है, आपकी करियर डेवलपमेंट है, आपकी लर्निंग है, आपकी आपका बिल्डअप है, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये तमाम चीज़ें मिला के ही बनती हैं। कंपनीज हमेशा आपको एक जॉब ऑफ़र करेंगी। करियर बनाना हमारा अपना काम होता है उसको, अगर हम चाहते हैं करियर बनाना। ये मेरी आज की सबसे जो बड़ी पीस ऑफ एडवाइस है वो दैट इज़ कि कंपनी विल ऑलवेज ऑफर यू अ जॉब, and it is your responsibility to turn that job into a successful career. तो आप कंपनी को क्या एडवाइस कर सकते हैं कि वो फेयर रिवॉर्ड का एक सिस्टम डेवलप करें? अच्छा, कंपनीज के हवाले से ये मैं कह सकता हूँ कि प्राइमरीली जिन कंपनी से मैंने काम किया है, मेरा उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है कि दे ऑलवेज लिसन टू व्हाट यू आर सेइंग, यू आर सजेस्टिंग टू देम, बेस्ड ऑन द रैशनल्स, द नंबर्स, द डेटा। काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि कंपनीज़ में जो HR का जो स्टाफ होता है, HR हेड्स होते हैं, वो विदाउट डेटा या विदाउट रैशनल जब बात करते हैं ना, तो वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी का इशू आता है, क्योंकि गट फीलिंग की बेस पे तो कोई चीज़ अप्रूव नहीं हो सकती है, कोई बेनिफिट अप्रूव नहीं हो सकता। तो द एडवाइस टू देयर आर टू एडवाइसेस कि HR हेड्स के लिए एडवाइस है कि वो पहले अपने डेटा की फुल सैंक्टिटी को चेक करें कि वो कितना डेटा बेस्ड है, कितना डेटा ओरिएंटेड है, कितना रैशनल बेस्ड है। और कंपनी के ओनर्स के लिए ये एडवाइस है कि इफ़ समवन इज़ ब्रिंगिंग यू विद डेटा, एनी सजेशन, एनी रिकमेंडेशन, टू ट्राई टू लिसन टू देम, और उसको ज़रूर एक दफ़ा जिसको कहते हैं ना कि आप ज़रा सी सेकंड थॉट दें, उसको ज़रा सा डीप डाउन जाके देखें कि क्या इसमें बेनिफिट्स हैं, नहीं है। हम एक्चुअली कन्विंस करना इट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। अगर मैंने किसी चीज़ पे कन्विंस नहीं होना है तो आप कुछ भी दलाइल दें, मैं नहीं होऊंगा, लेकिन आपकी कोशिश से आज नहीं तो कल मैं शायद ज़रूर कन्विंस हो जाऊँ। तो इसलिए हर ने अपना अपना एक रोल ज़रूर प्ले करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन सब लोगों के साथ मिलजुलने के चलने का ही नाम है ना, कि हर बंदा अपना एक रोल प्ले कर रहा है उसमें, चाहे वो ओनर हो, चाहे वो HR हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो IT हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग हो। तो इसलिए एवरीवन हैज़ अ स्पेसिफिक रोल, और उसमें वो जितना बेहतर तरीके से अपने आप को परफॉर्म करवा सकता है और मैनेजमेंट के सामने जो चीज़ें रख सकता है वो ज़रूर रखे। अच्छा, एक सवाल ऐसे ही, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात करता हूँ मैं।
बट व्हाट डू यू थिंक कि आजकल टैलेंटेड एम्प्लॉय मिल जाते हैं आराम से, बिकॉज ड्यू टू द इकनॉमी आई देख रहा हूँ मैं सारी चीज़ें कि लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, शायद वो पढ़ नहीं पाते या पैसा नहीं है, तो क्या अभी हमारे पास इतना टैलेंटेड एम्प्लॉय आ रहा है? अच्छा, असल में तहसीन आपके एक सवाल में दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट अलग, मुझे पता है लेकिन इकोनॉमिकल एक- सिचुएशन है। हाँ, और एक पार्ट आप ये कह रहे हैं कि एक तो पढ़ना छोड़ दिया है और दूसरा ये है कि टैलेंटेड एम्प्लॉय। मैं इसलिए रिलेट किया ना, क्यों छोड़ा, बिकॉज ऑफ द पैसा ही नहीं है ना। मैं खुद देख रहा हूँ एम्प्लॉय के पास कि वो कहीं जाते 10,000 रुपये फीस है, 25,000 रुपये फीस है, तो और दूसरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो मुझे लगता है वो ट्रैवलिंग है। पहले तो जिस वक्त हम थे उस वक्त बसें तो होती थी, अभी तो बस ही नहीं हो, हर कोई बंदा बाइक पे चल रहा है, तो उसके ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव इतना ज़्यादा शूट करके बाजार उसको लगा कि फैसिलिटी मिल गई, पर ऐसा है नहीं। इसमें ये भी है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा ना टैलेंटेड एम्प्लॉय, देखें टैलेंट की वॉर पे तो पहले भी किताबें लिखी जाती थी, वॉर ऑफ टैलेंट पे, और आज भी लिखी जाती हैं। टैलेंटेड लोग तो हमेशा से स्कैर्सिटी में रहते हैं, सही है ना, वो कभी भी बहुत अबंडेंस में नहीं रहते हैं, तो इसलिए टैलेंट की तो शॉर्टेज हमेशा रहेगी, राइट। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऐसा होता है या ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक डेवलपमेंट ऐसी होती है कि आप लेस टैलेंटेड को भी बहुत ही ज़्यादा ना हाई पोटेंशियल बना देते हैं। दूसरा सवाल ये था कि पढ़ना, देखें आज के दौर में कोई एक्सक्यूज़ मैं समझता हूँ नहीं है, इतना सब कुछ ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है, डिजिटलाइजेशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए कर दी है, तो अब शायद मैथडोलॉजी चेंज हो गई। अब हम क्योंकि बुक में मार्किंग करने वाले लोग थे जो बुक में मार्क करके पढ़ा करते थे, अब शायद वो डिजिटल हैं, वो चलते फिरते ही पढ़ रहे होते हैं या जितना भी पढ़ते हैं, क्योंकि अटेंशन स्पैन ना ओवरऑल सबका कम हो गया, हमारा भी अब कम हो गया, राइट। और ये चाहे वो चैनल स्विच करने से लेके यूट्यूब के चैनल से और टीवी के चैनल्स तक, या इसके अलावा न्यूज़ फीड पे अगर आप देख रहे हो सोशल मीडिया में कुछ भी, तो वो इस अटेंशन स्पैन सबका ही कम हो गया और उस जनरेशन का ज़्यादा कम हो गया, तो वो इतनी शायद डिटेल में चीज़ें और वो ना पढ़ते हों, तो वो चंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ना और आगे बढ़ जाना, तो वो शायद उस तरह से, तो वो मैथडोलॉजी चेंज है। ठीक है, कोई ऐसा सवाल आपको लगा हो इधर रिवॉर्ड के अंदर मैंने नहीं किया हो, या पर्सनल लाइफ में एनी क्वेश्चन दैट यू थिंक दैट यार ये एक सवाल तो पूछ लेना चाहिए था? एक्चुअली ये होता ज़रूर है कि रिवॉर्ड्स के अंदर जब भी हम रिवॉर्ड की प्लानिंग कर रहे होते हैं या कैंडिडेट्स को जब ऑफ़र करते हैं फाइनल स्टेजेस में, तो मैंने शायद थोड़ा सा पहले भी थोड़ा सा मैं और एम्फेसाइज़ कर देता हूँ, थोड़ी सी और उसमें एलैबोरेशन डाल देता हूँ कि लोगों को अपने पैकेज का सीरियसली नहीं पता होता, दे जस्ट फोकस ऑन द ग्रॉस सैलरी। दैट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, सीरियसली, ट्रस्ट मी ऑन दैट। क्योंकि जो बेनिफिट्स हैं ना, वो लोग उसको कभी भी ना वेटेज ही नहीं देते हैं, राइट। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे जानने वालों में दूर में कोई बंदा था, उसकी सैलरी थी जो भी, उसको पूछते थे तुम्हारे बेनिफिट्स क्या हैं, कह रहा है बेनिफिट कुछ भी नहीं होते यार, एवरीथिंग इज़ जस्ट सैलरी, और क्या फ़र्क पड़ता है, और ये पड़ता है वो पड़ता है। तो वन फाइन डे उनकी फैमिली में, यानी कि उनकी इमीडिएट फैमिली में, नाम लेना ठीक नहीं है, तो वो एक्सीडेंट हो जाता है बच्चे का, उनके अपने बच्चे का, उनकी अपनी यानी कि फैमिली में। तो जब हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है तो ज़ाहिर बात उसमें पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं हॉस्पिटलाइजेशन में। आपको पता है कोई भी हॉस्पिटल में छोटा से छोटा अगर आप एक्सीडेंट का चीज़ हो तो 1.5, 2, 2.5 लाख रुपए। तो उस दिन ही वॉज़ वेरी ग्लैड टू सी के ही एक्चुअली हैज़ दैट इंश्योरेंस पॉलिसी जो कंपनी देती है हेल्थ इंश्योरेंस की। तो वो उसका मतलब वो पैनल पे इलाज हुआ, कोई मसला नहीं था, जो था माइनर सा माशाल्लाह मसला सॉल्व हो गया और दे केम बैक। तो उस दिन उसको रियलाइज़ हुआ कि यार सैलरी से सारी चीज़ें नहीं चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट से भी चलती हैं। तो कंपनी या ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इन्होंने बाय पर्पस कुछ बेनिफिट्स रखे हुए होते हैं आपके, हर चीज़ कन्वर्ट करके चीज़ों में डालना। मे बी आपको लगता हो, मुझे लगता हो ठीक है, कुछ लोगों को लगता हो ठीक नहीं है। तो उस दिन उसको रियलाइज़ हुआ कि देखें बेनिफिट कितने इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेम गोज़, कभी कभी ये भी होता है, लोग कहते हैं यार पीएफ का क्या फ़ायदा है, इसका क्या फ़ायदा है, तो अपने पैकेज को ही नहीं पता होता उन लोगों को कि मुझे मिलता क्या है, इसकी परसेंटेज कितनी जाती है, कैलकुलेशन कितनी होती है, इस पर टैक्स इम्पैक्ट कितना आता है, ये टैक्स से जो है इसमें फ़लानी चीज़ से हम किस तरह से जो है ना वो बच सकते हैं, किस तरह से ये सारी कैलकुलेशन होती हैं। तो लोगों को अपने पैकेज का सीरियसली नहीं पता होता, क्योंकि मेरा तो दिन भर का यही काम है ना। तो मैं जब लोगों से पूछता हूँ, कोई बात करता हूँ, तो वो घबरा जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि अच्छा मुझे चेक करना पड़ेगा पे स्लिप में जाइए देख के, मुझे ये पूछना पड़ेगा। तो
लेकिन उनकी डिमांड जब भी किसी कंपनी में जाएंगे तो सिर्फ सैलरी की बेस पे होगी। अगेन आई एम सेइंग कि सैलरी की डिमांड करें, लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में पूछें। कंपनी में मेरी ग्रोथ किस तरह से होगी, या प्रमोशन पॉलिसी क्या है, मैं आगे कैसे जाऊंगा, वर्टिकल मूवमेंट कितनी है, हॉरिजॉन्टल मूव कितनी है, जॉब इनरिचमेंट कैसे होगी, जॉब रोटेशन कैसे होगी, जॉब इनलार्जमेंट कैसे होगी, राइट। हाउ मैनी ईयर्स यू गाइज टेक टू प्रमोट अ पर्सन फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। दीज ऑल आर रेलिवेंट क्वेश्चंस। आजकल हम क्योंकि इतने एक इकोनॉमिक विशेष साइकिल में फंसे हुए हैं कि सबका फोकस होता है बस सैलरी कितनी होगी, सैलरी ज़्यादा हो रही है तो वहाँ चले जाओ। लोग एक दूसरे को जॉब की एडवाइस भी ऐसे करते हैं, यार वहाँ एक जॉब आई हुई है भाई, पैसे अच्छे दे रहे हैं, वहाँ चले जाओ। यही बात होती है ना, इसके अलावा नहीं पूछते, यही पूछते कितने पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, अगर वो कहेगा अच्छी जॉब आई हुई वहाँ अप्लाई करो तो कितने पैसे देंगे, या तो पहला खुद ही बता देगा कि वहाँ चले जाओ, वहाँ डबल पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। ये बात नहीं होगी कि वो ऑफिस जो है वो उसका क्या कल्चर है, क्या कंपनी है, क्या नेचर ऑफ बिजनेस है, क्या एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो ये वाला एंगल तो कोई एक्सप्लोर ही नहीं करता है। आई थिंक इकोनॉमिक की वजह से क्या वो कहता है यार पहले पैसे मुझे, उसके सर्वाइवल का पहले मसला है ना अभी, तो इस वजह से वो कहता है ग्रोथ तो बाद में गई, पहले अभी मैं करंट सर्वाइवल से तो निकल जाऊँ। आई थिंक पूरा जर्नल इसी वजह से सबका दिमाग में क्या पैसे कितने मिलते हैं। लेकिन यार एक बड़ी अच्छी इक्वेशन किसी ने मुझे बताई थी कि अगर आप लेट सपोज किसी जगह पे, क्योंकि हम पूरे प्रोग्राम में एक ही सैलरी की बात कर रहे हैं 80,000 और लाख रुपए वाली, वो समझाने के लिए और समझने के लिए आसान है। किसी के 80,000 रुपीज़ या 75 कर लेते हैं, और किसी के 1 लाख रुपीज़, और 1 लाख रुपये वाली कंपनी की अनस्टेबिलिटी है, कभी भी मतलब आपकी नौकरी जा सकती है या जॉब आपकी आगे पीछे हो सकती है। उससे बेहतर ये है कि आप 75,000 वाली, जो कि आप कल्चर दे रही हो, आपको ग्रोथ दे रही हो, आप उस कंपनी में काम करें, और शायद उस कंपनी जहाँ पे आपको मंथ के 25,000 का एक इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, वो कुछ अरसे बाद नौकरी आपकी हो ना हो और आपको फिर 4 से 6 महीने लग जाएं दूसरी नौकरी ढूंढते हुए, तो वो आपको एट द एंड ऑफ 12 महीने शायद ज़्यादा ही फ्रूटफुल हो आपके लिए, क्योंकि आपके वो सारे साल के बोनसेस और वो भी उसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये जो मामूली सा फ़र्क होता है ना, इसकी बेस पे जो देखने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, ये एट द एंड ऑफ द डे आपको नुकसान ही करता है। अगर आपने बाकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी ना की हो, या उसमें ज़्यादा आपने जो है ना वेल थॉट डिसीजन ना लिया हो। ऐसी कोई पीस ऑफ एडवाइस आप जाते जाते देना चाहें, कोई आखिरी मैसेज हमारे व्यूवर्स को? देखिए, मैं इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह HR में ऑलमोस्ट 18 ईयर्स हो गए हैं। उससे पहले मैंने मास्टर्स किया था 2004 में। तो पाकिस्तान में जब वापस आया तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में काम किया। मैंने बैंकिंग सेक्टर में भी काम किया, मैंने FMCG में भी काम किया, मैंने फार्मास्यूटिकल में भी काम किया, और अब मैं फार्मास्यूटिकल में तकरीबन 12-13 साल से फार्मास्यूटिकल के HR को मैनेज कर रहा हूँ। तो लोगों के लिए जो मेरा एडवाइस है वो ये है कि हम लोग फॉर्चुनेटली उस एरा में पैदा हुए हैं, जो हमने जनरेशन जो है वो X भी देख ली, Y भी देख ली और Z भी देख ली, राइट। हमने टेप रिकॉर्डर से लेके CD और अब USB और अब आगे की सारी टेक्नोलॉजी सब कुछ देख लिया हमने, राइट। तो सारे सॉफ्टवेयर, सारी एंटरप्राइज ERP सब कुछ देख लिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। और AI भी अब आ रहा है, वो भी देखिए, और AI के ऊपर हम खुद भी अभी काम कर रहे हैं, और हम उसको एक्सपीरियंस होता हुआ देख रहे हैं। तो और ये चीज़ें हम इतने साल पहले इमेजिन नहीं कर सकते थे। तो आजकल मेरे अपने बच्चे भी माशाल्लाह O लेवल्स में आ गए, तो उनको भी मैं ये पीस ऑफ एडवाइस करता हूँ हमेशा कि भाई तुम लोगों के लिए बहुत आसानी है इसमें, राइट। तो जितना कंफर्ट, जितना एक्सेस ऑफ नॉलेज, एक्सेस ऑफ डेटा आपके पास है, उतना कभी भी किसी के पास नहीं था। आपको एक कोई चीज़ ढूंढने के लिए पता नहीं कितनी लाइब्रेरी जाना पड़ता था कि वहाँ से मैं ये बुक से रेफरेंस निकाल लूँ। अब आपने सिर्फ मोबाइल पे गूगल, अब तो लैपटॉप की भी ज़रूरत है ना, मोबाइल पे आपने सर्च किया, हर घर में वाईफाई होता है अब तो ना, नॉर्मली जहाँ जहाँ लोग स्कूल जा रहे हैं या कोई यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, या चले वहाँ नहीं है तो यूनिवर्सिटी में होगा, आराम से आपके पास एक्सेस इन्फॉर्मेशन है। तो जो डेटा की जो अबंडेंस है आपके पास वो किसी के पास नहीं है। तो मेक इट काउंट। और अगर आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोफेशनल बनना है तो उसकी जर्नी प्रोफेशनल लाइफ में आने से स्टार्ट नहीं होती है, उसकी जर्नी इस यूनिवर्सिटी लाइफ या स्कूल लाइफ से स्टार्ट हो जाती है। आपके जो अपने मैनरिज्म है, जो वर्क एथिक्स हैं, वो आपकी ज़िंदगी में काम आते हैं। ये नहीं होता है कि आज मैं कोई मैं स्ट्रक्चर्ड वे में काम नहीं करता हूँ, मैं बहुत इल मैनर्ड हूँ और मैं कल ठीक हो जाऊँगा। शायद कल ठीक भी हो जाऊँ, लेकिन जो पहले से ठीक होगा वो कितने ज़बरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा और मज़ीद। तो आज से उस पर काम करें,
आज से उस पर काम करें। स्पेशली अगर कोई यंगस्टर्स देख रहे हो हमारी बात से कुछ सीखना चाहें, एक पीस ऑफ एडवाइस है, इसको चाहें तो लें, इसको चाहें तो ना लें, कि आज से उस पर काम करें, अपने मेक एवरी सेकंड काउंट। काशिफ भाई थैंक यू सो मच, आपके साथ बहुत मज़ा आया बात करके। प्लेजर इज़ ऑल माइन, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।